हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। हमेशा की तरह सेम एनर्जी के साथ, सेम मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे हाजिर हूं यकीन 5.0 में लेक्चर नंबर 2 लेके। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है क्या क्या किया है डिस्कस हम लोगों ने अभी तक थर्मल प्रॉपर्टीज में। हमने डिस्कस किया कि कैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है चीजों का, है ना। और हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कैसे काम करता है, हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किस तरीके से जा सकते हैं, किस तरीके से हम केल्विन से सेल्सियस डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में कन्वर्जन कर सकते हैं, या केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन। ये जो कन्वर्जन है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है अभी तक सो फार, है ना। और ये डिस्कशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए, कुछ ग्राफ भी बनाए। और जिस तरीके से मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करवाए थे, केल्विन डिग्री सेल्सियस केल्विन, फ़ारेनहाइट से हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ये जो ग्राफ पढ़े, उनके स्लोप पढ़े, ये हम लोगों को भूलने नहीं है ना। याद रखनी है ना इन चीज़ों को। अगर आप याद रखोगे तभी तो बढ़िया रहेगा ना। एग्जाम में आप लोगों को ये चीज़ें अगर पहले से याद होती है तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, एक बोनस होता है। उससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। और वक्त की ही तो जंग है मेरे दोस्त। ये जो पूरा एग्जाम है ये इसी बारे में है। इसमें आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने हैं और टाइम कम लेना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो ये सब चीज़ें तभी होती है जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। और कॉन्फिडेंस आपका एकदम सातवें आसमान पे होगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहोगे, रोज सेशन को फॉलो करोगे, एक अच्छे बच्चे की तरह उसको रिवाइज भी करोगे। सो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई सेशन अटेंड करते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आपको वीकेंड मिलता है, वीकेंड का एक टाइम होता है, संडे होता है, उसको यूटिलाइज करना है। मौज मस्ती के लिए नहीं है अभी वो। अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए उन संडेज को एक्स्ट्रा वर्क में लगा दो। उन संडेज को लगा दो अपने बैकलॉग को कवर करने में। उन संडेज को यूटिलाइज करो जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है। अगर कोई बैकलॉग नहीं है तो उस पूरे हफ्ते का यूटिलाइजेशन, यानी उस पूरे हफ्ते का जो भी आप लोगों ने जो भी पूरे हफ्ते का कवरेज है उसको आप संडे को यूटिलाइज करो, उस कवरेज को दोबारा से रिवाइज करने में। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो या बायो। देखो भैया, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी का दिमाग इतना तेज नहीं है कि सब कुछ याद कर ले एक ही बार में। होते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट फिर भी हम लोग अब एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को याद रखना है कि भाई हर वीकेंड पे हमें पिछला उठा के टॉपिक, उसके 10-12 क्वेश्चंस, थोड़ा सा रिवीजन ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना सीखना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई स्पून फीडिंग करे, आपके मुंह में कोई चम्मच से खिलाता रहे, ले बेटा खा ले बेटा कर ले। मैं जानता हूँ इससे अच्छा तो बहुत लगता है ना। लाड प्यार किसको अच्छा नहीं लगता। टीचर बहुत लाड प्यार से पढ़ा रहे हैं ना आपको, आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। बट रियलिटी, हार्श रियलिटी ये है कि हमें आगे के लिए भी प्रिपरेशन करना है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, मैं आप लोगों को आगे के लिए भी ज़रूर ये राय दूंगा। आने वाला जो समय है जब आप लोग मेडिकल एग्जाम क्रैक कर लोगे, जो कि आप कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद का सफ़र भी बहुत कीमती सफ़र है, क्योंकि वहीं से आप लोगों को डिग्री हासिल होगी। ये तो जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आगे का सफ़र भी तो करना है ना। सो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। हाँ, पर अभी उसमें समय है, उसके लिए तो बाद में भी गाइडेंस दी जा सकती है। फिलहाल क्या करना है, फिलहाल रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्लास अटेंड करो, रिवीजन। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नहीं होता उसको बार बार अटेम्प्ट करो, चेक करो कहाँ फंस रहे हो, क्या दिक्कत है, जूझो, स्ट्रगल करो, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ोगे। वॉरियर बनो भाई, वॉरियर बनो। ओके, शुरू करते हैं भाई। आज थर्मल एक्सपेंशन से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसको कंटिन्यूशन में रखेंगे। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेस, ये कुछ चीजें पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है रोड में, इस पर चर्चा करेंगे। यानी कि आज का भी जो सेशन है वो सवालों के घेरों में है। सवाल 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 प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के इस पूरे सेशन में। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर, पानी का जो अनोखा सा बिहेवियर होता है ना, उस पर भी चर्चा करूंगा। सो बहुत कुछ है आज के इस सेशन में, तो शुरू से लेके लास्ट तक फुली पैक्ड है। नोट्स बिल्कुल बनाना चालू कर देना, अपनी नोट्स नोटबुक को निकाल लेना और उसमें लिखना चालू कर देना। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे उसको नोट कर लिया करो, पॉज कर लिया करो, वीडियो को लिख लिया करो भैया। और सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसको एक बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई मैं आप लोगों के लिए यहाँ जो चार्ट लाया हूँ एनसीईआरटी से ये पिक किया है मैंने। कुछ वैल्यूज हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ये किसकी वैल्यूज हैं। अल्फा। अल्फा क्या होता है हम लोग जानते हैं। व्हाट इज अल्फा? अल्फा का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। अल्फा क्या होता है? दिस इज
थर्मल कॉफिशिएंट है ना, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, लेड। इससे क्या नजर आया अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, कोई मटेरियल ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है, कोई कम। थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपेंशन होगा, कम है तो कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सपेंड कौन कर रहा है यहाँ पे, एक्सपेंशन ज्यादा कौन शो करता है, एल्यूमिनियम, है ना। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ब्रास है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, तो सभी में आप लोगों को यहाँ नजर आएगा एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से थर्मल एक्सपेंशन देख सकते हो, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये है बेटा, अगर मैं सभी की आइडेंटिकल रॉड्स ले लूं, इसका मतलब समझना, कोई गलत फहमी मत पालना भाई। आप लोग जनरली ये कह देते हैं कि एल्यूमिनियम का अल्फा सबसे ज्यादा है ना, वो तो दिख ही रहा है हम लोगों को, और ब्रास का अल्फा उससे कम है ना, कॉपर का भी आप देख सकते हो कम है, सिल्वर का भी एल्यूमिनियम से कम है। तो हम ये कहते हैं एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है ना, एल्यूमिनियम में एक्सपेंशन सबसे ज्यादा मिल सकता है, बिल्कुल सच है। पर ये तब है जब हम सभी की लेंथ एरिया सेम ले, यानी कि अगर मैं सभी की आइडेंटिकल रॉड लूं, सेम लेंथ की रॉड लूं, सारी रॉड्स, ऐसी एक एल्यूमिनियम की रॉड बना दूं, ऐसी एक ब्रास की रॉड बना दूं, ऐसी एक आयरन की, कॉपर की, सभी की सेम लेंथ सेम एरिया की रॉड बना दूं, और फिर सबको सेम टेम्परेचर डिफरेंस दूं, और सभी को क्या दूं, सेम टेम्परेचर डिफरेंस दूं, तो सभी की लेंथ में सेम एक्सटेंशन नहीं आता, सभी में अलग अलग आता है। और सबसे ज्यादा एक्सटेंशन क्या आता है, एल्यूमिनियम में। यानी कि ये तब है, ये फायदा आपको तब देगा अगर आप ये कहते हो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, वो तब है जब सेम लेंथ की रोड सबकी बनाई जाए। भैया ऐसी ही रोड मैंने एल्यूमिनियम की बना दी, ऐसी ब्रास की, ऐसी आयरन की, ऐसी कॉपर की, तो सबसे लंबी रोड किसकी हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, एल्यूमिनियम की रोड सबसे बड़ी हो जाएगी, वो रेस में सबसे आगे होगी। सबसे बड़ी लंबाई एल्यूमिनियम रॉड की होगी अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, सेम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। बट ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम ही हमेशा सबसे बड़ा होगा। देखो ऐसा हो सकता है कि आप इनिशियल लेंथ अलग अलग ले लो, हो सकता है आप ब्रास की ज्यादा लंबी लेंथ ले रहे हो, एल्यूमिनियम की कम लेंथ ले रहे हो, तो हो सकता है ब्रास में ज्यादा एक्सटेंशन हो, एल्यूमिनियम में कम हो। यानी कि एक्सटेंशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता था, अगर आपको याद हो, जो डेल्टा एल होता है, दिस इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, यानी कि जो एक्सटेंशन है लेंथ में, जो लेंथ बढ़ेगी, एक्सटेंशन आप कह सकते हो, चेंज इन लेंथ की अगर आप बात करो या एक्सटेंशन की बात करो, डेल्टा एल वो एल पे भी डिपेंड करता है और अल्फा पे भी, अल्फा के साथ साथ एल पे भी। तो ऐसा हो सकता है अगर आप सबकी लेंथ इनिशियल सेम ना लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एल्यूमिनियम की रॉड आपने छोटी ले ली और ब्रास की बहुत बड़ी ले ली, और फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो आपको सर इसमें तो एक्सटेंशन कम मिल रहा है, इसमें ज्यादा मिल रहा है, पर इसका तो अल्फा ज्यादा है, हो सकता है, पॉसिबल है। यानी कि एक्सटेंशन अल्फा पे भी डिपेंड करता है और इनिशियल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो रोड्स में सेम एक्सटेंशन मिले? पॉसिबल है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, दो अलग मटेरियल में सेम एक्सटेंशन मिले, दोनों की लंबाई सेम बढ़ जाए, ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आयरन और कॉपर की रॉड देखा जाए दोनों का अल्फा है पर दोनों में सेम एक्सटेंशन मिले? है, पर वो तब हो सकता है जब दोनों रॉड्स अलग अलग लेंथ की हो। ऑब्वियसली आप देख सकते हो आयरन का अल्फा कम है, कॉपर का अल्फा ज्यादा है, तो अगर आप आयरन की थोड़ी लंबी रॉड ले लो, कॉपर की थोड़ी छोटी रॉड ले लो, तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि सेम टेम्परेचर बढ़ाने में दोनों में सेम एक्सटेंशन यानी कि डेल्टा एल मिले। तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 2-3 सवाल आ चुके हैं और मैं इस पे 4-5 सवाल जरूर कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि एक बार मैंने आपको ये अल्फा के बारे में बताया, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे चर्चा कर सकते हैं जहां पे मेरा डेल्टा एल क्या होता है, सेम होता है ना। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा मैं इस पे डिस्कशन कर लेता हूं जहां पे डेल्टा एल क्या हो जाता है, हमारा सेम हो जाता है ना। तो मैं पहले उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेता हूं, क्वेश्चंस विद सेम थर्मल एक्सपेंशन। पहले उन क्वेश्चंस पे चर्चा कर ली जाए जिनमें सेम थर्मल एक्सपेंशन मिलता है। यानी कि अगर मान लो मेरी एक रॉड है, ठीक है ना, ये रॉड 1 जिसकी लेंथ मैं ले सकता हूं L1, ठीक है, इसका अल्फा 1 हो गया, और अगली रॉड मैंने कंसीडर कर ली दूसरी रॉड, ये दूसरी रॉड है, अगर हम ध्यान से देखें, मैं इसको अलग रंग से भी बना देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए कि सर ठीक है, एक व्हाइट वाली रॉड, एक येलो वाली रॉड, ठीक है, इसकी लेंथ अलग है, अल्फा 2 अलग है, ठीक है। सो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम था, मैं मान लेता हूं इसका भी टी था, इसका भी टी था, तो दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाया, ये इनिशियल टेम्परेचर है, मैं मान लेता हूं दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम था, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम था, वो कितना था टी, और फाइनल टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, है ना, फाइनल टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, वो कितना कर दिया टी डैश। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने टी डैश को टी से बड़ा माना है, मैंने मान लिया
मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कर दिया ना, तो ऐसे में दोनों एक्सटेंड करेंगी, तो दोनों लेंथ का अल्फा अलग है, बट दोनों में एक्सटेंशन सेम कब मिलेगा, दोनों में डेल्टा L1 और डेल्टा L2 सेम कब होगा, एक कंडीशन है दोनों में, ये कब होगा, इनके फॉर्मूले में डाल दो, क्या होगा, L1 है ना, जो भी इसकी लेंथ है, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी तो दोनों में सेम है ना, सेम टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कंडीशन बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, जब L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 बराबर हो जाएंगे तो दोनों में सेम एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि इस कंडीशन पे, अंडर दिस कंडीशन, जब लेंथ और अल्फा का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी लेंथ और अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जब वो मल्टीप्लाई हो और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो जाएगा मतलब दोनों में सेम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में सेम लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब आप जानते हो कि सर हो सकता है एक का अल्फा बड़ा हो दूसरे का छोटा हो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा पॉसिबल है ना, मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे एज्यूम करके लिख देता हूँ, मैंने एज्यूम किया हुआ है कि लेट अस से अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा, यानी कि ये रोड ज्यादा एक्सटेंड कर सकती है, ये कम, बट लेंथ तो अलग अलग है ना, पर ऐसे में अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली L2 L1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, सो ये आप याद रखना, अगर ऐसा है, एज्यूम इफ, ठीक है ना, तो देन दिस विल हैपन, ठीक है, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा है तो L2 L1 से बड़ा होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे भी यहाँ पे भी बताया था, मान लो आप दो रोड कंसीडर कर रहे हो, आपने एक रोड कंसीडर कर ली ब्रास की, ब्रास का अल्फा कितना है 1.8 और ऊपर पावर भी है इंटू 10 की पावर -5, तो ब्रास का कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, आयरन है 1.2 इंटू 10 की पावर -5, ज्यादा अल्फा किसका है, ब्रास का, ज्यादा अल्फा किसका है, ब्रास का, यानी कि अगर आप यहां से बोलो लेंथ ऑफ ब्रास इंटू अल्फा ऑफ ब्रास, दिस शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आयरन रोड इंटू अल्फा ऑफ आयरन रोड, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो अगर आप रॉड कंसीडर कर रहे हो, एक रॉड आप ले रहे हो ब्रास की, है ना, ये रॉड आपने ब्रास की कंसीडर कर ली, और दूसरी रॉड आपने कंसीडर करनी है किसकी, आयरन की, क्योंकि आयरन का अल्फा कम है तो इनिशियल लेंथ आपको आयरन रोड का ज्यादा लेना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ आयरन रोड जो आप ले रहे हो वो ज्यादा होगी, लेंथ ऑफ ब्रास कम होगी, यानी कि आपको इनिशियल लेंथ आयरन रोड की ब्रास से ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि अल्फा ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ आयरन, याद रखोगे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिकल भी है ना, ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर किसी की लेंथ ज्यादा है तो उसका अल्फा कम होना चाहिए, जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी लेंथ कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको नोट डाउन कर दो, हम इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, अभी कुछ ऐसे सवाल आपको मैं दिखाऊंगा जिनमें ये चीज आपको नजर आएगी, जहां पे मेरा क्या होने वाला है, क्या कांस्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखो बच्चे, जहां पे मेरा एक्सटेंशन यानी कि सेम होने वाला है, सेम थर्मल एक्सटेंशन, सेम थर्मल एक्सपेंशन होने वाला है। तो शुरुआत करता हूं मैं पहले ऐसे कुछ क्वेश्चन से, तो यहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, 2019 में आया हुआ सवाल, क्या कहता है, अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, कॉपर की लेंथ हमें पता है, तो लेंथ ऑफ कॉपर हम लोगों को दे दी क्वेश्चन में 88 सेंटीमीटर है, और एल्यूमिनियम की लेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये हमें नहीं पता, यही निकालनी भी है, अननोन लेंथ, दे हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब पता है क्या है, ये तो स्टेटमेंट कह रहा है, दे हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो मर्जी टेम्परेचर में बढ़ाऊं दोनों का जो डेल्टा एल है वो सेम रहेगा, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है, फाइनल टेम्परेचर जो भी हो, है ना, फॉर सेम डेल्टा टी, इसका मतलब है जो भी फाइनल टेम्परेचर कर दो फॉर सेम डेल्टा टी, दे हैव सेम डेल्टा एल, इसका मतलब ये बना, इस पूरी स्टेटमेंट का लिखने का तरीका थोड़ा अलग था, उसने कुछ अलग तरीके से जाहिर करने की कोशिश की है सवाल को, पर मतलब इसका यही बैठता है, तो हम लोगों को बस अब यही कंडीशन डालनी है, अच्छा, यानी कि ये कहना चाहता है लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर, ये किसके बराबर होना चाहिए, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, तो अब आप यहाँ लेंथ ऑफ कॉपर देख सकते हो, हम लोगों को 88 सेंटीमीटर दिया है, अल्फा दिया है क्या हमें कॉपर का, बिल्कुल दिया है भाई, अल्फा ऑफ कॉपर ये हम लोगों को दिया है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम ये वो चीज है जो हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, और अल्फा अगर हम ध्यान से देखें एल्यूमिनियम का, ये हम लोगों को दिया हुआ है, यानी कि 2.2
इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, ऐसा कुछ जो आप लोगों को लगता है सर डायरेक्ट काट दो ना, ठीक है ना, ऐसा कुछ नजर आ रहा है जो डायरेक्ट कटता है, बिल्कुल 10⁻⁵ 10⁻⁵ कट जाता है, 2.2 से आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम अगर आप निकाल रहे हो तो 88 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 2.2। हाँ, अब एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा, क्या सर हम लोग इसको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत है? तो आंसर है नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो लेंथ हम लोगों को दे रखी है, कॉपर की 88 सेंटीमीटर दी है और एल्यूमिनियम की लेंथ भी ऑप्शन में सेंटीमीटर्स में ही है। अगर मेरे आंसर मीटर में होते तो मैं कॉपर की लेंथ को भी मीटर में कन्वर्ट करता, पर यहां जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये डेसिमल से डेसिमल को आप उड़ा दो तो नीचे बचा 22 और ऊपर बचा 88, तो 22 1 टाइम्स और ये 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 17 यानी कि 68 सेंटीमीटर। तो 68 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है। देखा, तो 68 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, देख सकते हो आप यहां पे अल्फा किसका ज्यादा है, देखो ध्यान से, कॉपर का एल्यूमिनियम का? सर एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा है, कॉपर का अल्फा कम है। क्या हमें ये अल्फा याद रखने होते हैं? बिल्कुल नहीं याद रखने, सवाल में दे रहा है। आपने जो देखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको एक चार्ट दिया था, वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया था, वो सिर्फ समझने के लिए दिया था कि हर मटेरियल के लिए अल्फा अलग होता है ना। तो ये हमने सिर्फ समझने के लिए किया था, पर आप लोगों को याद रखना है जो अल्फा एल्यूमिनियम और कॉपर है दोनों अलग अलग है, वो क्वेश्चन में दे रहा है, आपको देता है या फिर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए देता है, बाकी डेटा प्रोवाइड करता है। रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, ओके। तो देखा जाए जिसका अल्फा ज्यादा था वो एल्यूमिनियम था, तो जो लेंथ आई है वो कॉपर की ज्यादा है। कॉपर की लेंथ 88 है, कॉपर का अल्फा कम है। एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा है तो एल्यूमिनियम की लेंथ कम आई है, आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। है ना मजेदार सवाल? ठीक है ना, और ऐसे सवाल करेंगे। इसका फाइनल आंसर आपका आ गया है 68। अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, तो ये क्रूशियल फॉर्मूला बन गया। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर। ठीक है ना, आप इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की लिस्ट में लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। इस क्वेश्चन को इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। और देखें जरा इस तरीके के सवाल, देखो यहाँ पे भी क्या कहता है, 2016 में आया, दोबारा से ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2. The lengths of brass and the steel rods are L1 L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which of the following relation holds good? देखो सवाल वही है, सिर्फ उसको अलग भाषा में अलग तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। क्या कहता है, ध्यान से देखना। वो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो ब्रास और स्टील रॉड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा 1 अल्फा 2 हमें दे दिया गया है। उसने बोला दोनों की लेंथ अलग है। मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारी ब्रास है उसकी लेंथ L1 है जो दिया है क्वेश्चन में, और स्टील की लेंथ कितनी है हमारी L2, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर। इसका मतलब है L2 माइनस L1 चेंज नहीं कर रहा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चेंज नहीं करेगा। L2 क्या है, वो हमारी जो लेंथ है वो स्टील की है और L1 ब्रास की है, यानी L2 माइनस L1 के बारे में वो कह रहा है ये कांस्टेंट है। L2 माइनस L1 क्या है, कांस्टेंट, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ तो चेंज होगी ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो ये T टेम्परेचर पे था, एट T है ना, एट टेम्परेचर T, बट अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, पहले हमारा टेम्परेचर T था, अब हमने T डैश कर दिया, अगर मैंने अपना टेम्परेचर T डैश कर दिया तो हमारी लेंथ तो बदल जाएगी ना, L डैश माइनस L1 डैश L2 डैश माइनस L1 डैश हो जाएगा। देखो यार दोनों की लेंथ बदलेगी, जो लेंथ पहले L1 थी वो L1 डैश हो जाएगी, है ना। ऑब्वियसली हम जानते हैं L1 डैश कितना है, L1 डैश को हम बोल सकते हैं L1, ठीक है, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, और ऐसे ही हम L2 डैश को क्या कह सकते हैं, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T लिख सकते हैं ना। तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे बदल जाएगी, बट उसने बोला था ये जो डिफरेंस है ये नहीं बदलता है, यानी कि L2 माइनस L1 कॉन्स्टेंट है, मतलब L2 डैश माइनस L1 डैश ये बराबर है किसके, L2 माइनस L1 के। आ रहा है समझ में? सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, L2 को इधर ले जाते हैं, L1 को राइट साइड ले जाते हैं, तो मैं यहाँ से L2 डैश माइनस L2 और राइट साइड क्या लिख सकता हूँ, L1 डैश माइनस L1। देखो L2 को लेफ्ट साइड और L1 डैश को राइट साइड ले जाने पे यही बनेगा। इसका मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ L2 चेंज इन लेंथ ऑफ L1,
यानी कि मैं इसको डेल्टा L2 लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा L1। क्या ये वही है जो आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया? क्या यही तो बताया था? जब दोनों का एक्सटेंशन सेम हो जाए तो इसकी क्या कंडीशन होती है? क्या अब हमें दोबारा डिराइव करना है? नहीं, अब हमें तो पता है ना, ये तब होता है जब L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 बराबर होते हैं। इसी कंडीशन पे तो ये होता है ना, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर डेल्टा L2 डेल्टा L1 के बराबर होगा तो ये तो तब होता है ना, यही तो आज हमने पहले ड्राइव किए, अभी यही तो किए बेटा थोड़ी देर पहले। अगर हमारा डेल्टा L2 डेल्टा L1 सेम आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 बराबर है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आसान सवालों में से एक है। इसका फाइनल आंसर कौन सा आएगा? क्वेश्चन के जब आप आंसर मार्क करते हो तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखने में एक जैसे हैं पर अलग है। क्या फर्क है आप देख सकते हो, क्या फर्क है दोनों में देख सकते हो। यहाँ पे अल्फा 1 L2 है, यहाँ पे अल्फा 1 L1 है, यहाँ अल्फा 2 L1 है, यहाँ अल्फा 2 L2 है। जो अल्फा वही एल, जो अल्फा वही एल, वो चाहिए हम लोगों को। क्या वो आंसर सही है? ठीक है ना, आप देख सकते हो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कि भैया जब हमारा एक्सटेंशन सेम आता है, सेम थर्मल एक्सपेंशन होता है ऑब्जेक्ट में, जो भी लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अगर वो सेम हो जाता है तो हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करें। और देखो ऐसा ही एक सवाल यहाँ पे भी है, अच्छा सवाल है, इसको भी बड़े ध्यान से देख सकते हो। Two rods, one of length L1 having coefficient of linear expansion alpha 1 and another of length L2 having coefficient of linear expansion alpha 2 are joined end to end. The expansion in both the rods is same on the variation of temperature. क्या ये सेम ही सवाल है, सेम ही कैटेगरी का, सेम ही परिवार का, उसी सदस्य है ना, उसी परिवार का सदस्य है ये, जो भी थोड़ी देर पहले से डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये कैसे पता चला, क्योंकि यार इसने फिर से बोल दिया द एक्सपेंशन इन बोथ द रोड इज सेम। और जब ये बात यूज कर लेता है ना, एक्सपेंशन ऑफ बोथ द रोड इज सेम, तो आप समझ जाना यहाँ पे क्या कहना चाहता है, वही डेल्टा L1 डेल्टा L2 बराबर है। यानी कि हम लोग को समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट देखते ही हम लोग ने एक बात तो सीख ली कि L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 यहाँ पे भी बराबर होने वाले हैं। L1 अल्फा 1 किसके बराबर होने वाला है, L2 अल्फा 2 के बराबर होने वाला है। यहाँ पे भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, और वो कह रहा है हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। ठीक है ना, सब कुछ अल्फा के टर्म में हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करके दिखाना है, तो हम लोग इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ये हो जाएगा। कैसे कर लेना चाहिए, जस्ट यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, आप L1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे भी आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हो, ये ईजिली हो सकता है। क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप एक काम करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। L1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन को उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो, अल्फा 1 की वैल्यू निकाल के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखें L1 को हम क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ से L1 को हम लिख सकते हैं L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1। यही आ गया ना हमारा, L1 की जगह ये आ गया ना हमारा। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्या आ जाएगा अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L1 की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो L2 अल्फा 2, ठीक है ना, और नीचे भी क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे आ जाएगा अल्फा 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, दोबारा से यहाँ L1 की जगह L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा अल्फा 1 प्लस L2। ठीक है, कुछ कॉमन आता है उसको कॉमन ले लो आप। ठीक है, क्या कॉमन आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर से हमारा L2 कॉमन आ जाता है, बचता क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे, अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1। नीचे भी आप क्या कर सकते हो, L2 को कॉमन ले सकते हो, क्या बचता है आपका अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 प्लस 1। ठीक है ना, कुछ नहीं है, ऊपर से बस मैंने L2 को अलग लिखा, अल्फा 2 बाय अल्फा 1, और नीचे ऐसे किया। ठीक है, सो ऊपर क्या आया, अगर आप ध्यान से देखोगे ये कट गया, ऊपर आ गया अल्फा 2, नीचे आ गया अल्फा 1, और यहाँ से एलसीएम ले लो, अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1, अल्फा 1 कट गया, आंसर आ गया अल्फा 2 प्लस अल्फा 1। ठीक है, हो गया, बस कुछ ज़्यादा नहीं सोचना था, इजी है, 1 मिनट में हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, कुछ खास तो है नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मेन चीज़ ये है, अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, इस सवाल में जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमें ये याद रखना है। ठीक है ना, ये यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, अगर आपने इसको यूज़ कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला अगर ये इस्तेमाल कर दिया तो काम बन जाएगा। पर इसको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट तो देता नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा ये दिया है,
और कहाँ दिया है द एक्सपेंशन इन बोथ द रोड इज सेम। जब उसने बोल दिया एक्सपेंशन दोनों रोड में सेम है, यानी कि यहाँ पे वो यही कहना चाहता है लीनियर एक्सपेंशन सेम है। ओहो, लीनियर एक्सपेंशन सेम है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, है ना। ये तो और तरीके वाला क्वेश्चन हो गया जो जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, डन है। और सवाल देखिए जरा, चलो जी और सवाल देख लेते हैं। Two metal rods have the coefficient of linear expansion 1.1 into 10 की power minus 5 and 1.65 into 10 की power minus 5. The difference in their length is 10 centimeter at all the temperature. Their initial length must be. देखो जरा, अब वो फिर से सवाल को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सेम ट्रैक पे ले जाता है ना। घूम फिर के वही बात, घूम फिर के वही बात, घूम फिर के वही बात। तो चारों पांचों क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पर बात एक ही कही गई। यहाँ पे भी उसने क्या बोला है भाई, अलग अलग रॉड्स हैं, एक का अल्फा अलग दूसरे का अल्फा अलग, ऐसा ही दिया है ना इस बार भी क्वेश्चन में। देखो ध्यान से पढ़ो, दो रॉड दे रखी है, दो मेटल की रॉड दे रखी है, एक का लीनियर एक्सपेंशन इतना है और दूसरे का 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है या नहीं। ठीक है, अब क्या कहता है द डिफरेंस इन देयर लेंथ। इसका क्या मतलब है, ऐसा पिछले एक बार क्वेश्चन में भी तो दिया था जहां आपको डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट दिया था। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा और किस क्वेश्चन में दिया था, ये वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो। यहाँ पे उसने बोला था L2 माइनस L1 इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे बोला था ना L2 माइनस L1 इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। वही चीज यहाँ पे भी दी है पर अलग तरीके से। यहाँ पे डिफरेंस इन लेंथ बोला, मतलब तो वही है L2 माइनस L1। अरे डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो लेंथ को माइनस करना। यानी कि यहाँ पे भी उसने L2 माइनस L1 की बात की है और यहाँ उसकी वैल्यू दे दी है। ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, ये दे दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में बस वैल्यू नहीं दी थी, बस ये बोला था कांस्टेंट है, यहाँ पे हमें बोल दिया ये कांस्टेंट है। और आपको पता है अगर ऐसा होता है तो आप दोबारा से याद रखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, L2 अल्फा 2 और L1 अल्फा 1। क्या यही कोई फॉर्मूला दोबारा लगा सकते हैं? फिर से तो डिराइव नहीं करूंगा ना मैं एक ही चीज को, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था ना। अगर डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को फिर से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को फिर से यहाँ पे उपयोग में लाएंगे, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करें बेटा, हमें यहाँ पे इसी इक्वेशन में डाल देना चाहिए। हमें क्या L2 और L1 के बारे में ही निकालना है, उनका जो लेंथ है वही निकालना है। अल्फा 1 अल्फा 2 हमें पता है, इसको आप अल्फा 1 और इसको अल्फा 2 कह सकते हैं। तो यानी कि L2 और मल्टीप्लाई बाय हाँ ठीक है, L2 और मल्टीप्लाई बाय अल्फा 2 की जगह हम डालेंगे 1.65 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 और इसी के साथ साथ L1 और अल्फा 1 की जगह डालेंगे 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। ठीक है, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 यहाँ पे आसानी से कट जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, L2 माई L1 निकाल सकते हैं। मैं L2 को लिख सकता हूँ L1 और 1.1 डिवाइडेड बाय 1.65। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेसिमल्स को हटा सकता हूँ। उल्टा लिख लेते हैं, वैसे 1.65 बड़ा है तो एक काम करते हैं, मैं L1 निकाल लेता हूँ। L1 को भी लिख सकता हूँ, 1.1 को यहाँ डिवाइड कर दूँ तो L2 इंटू 1.65 डिवाइडेड बाय 1.1 ऐसे कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 1.65 बड़ा है तो उसी को ऊपर रहने देते हैं। तो भाई ये तो इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आप डेसिमल्स को यहाँ पे हटा दो। ठीक है ना, आप यहाँ से ये वाला डेसिमल हटाओगे तो ये वाला डेसिमल कूद के यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो L2 इंटू यहाँ से आ जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाय 11, 16.5 डिवाइडेड बाय 11, है ना। एक और बार डेसिमल हटाओगे तो 110 आ जाएगा और ये डेसिमल भी यहाँ पे हट जाएगा। फिर इसको कैंसिल करो, ये 11 से कट जाएगा, 10 टाइम्स 11 1 और 5, है ना। और यानी कि ये कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ गया है 3/2, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे 3/2 कैसे आया है, 3 और 2, तो ये 5 से मैंने कैंसिल कर दिया तो हमें एक रिलेशन मिल गया, है ना। क्या रिलेशन मिल गया कि भैया जो मेरा L1 है वो 3/2 टाइम्स L2 है। और हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है यहाँ पे कि L2 माइनस L1 कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऐसे में जब ऑप्शंस दे रखी हो तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस चेक कर लो कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही है। L2 माइनस L1, क्या 10 का डिफरेंस हर एक ऑप्शन में, हाँ इससे तो पता चलेगा नहीं। L1 और L2 का यहाँ रेशियो लेके देख लो, है ना। तो L1 आपका L2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो L1 L2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। मतलब आप वैसे तो कोई भी दो ले सकते हो, एक मिनट, किसी को भी L1 किसी को भी L2 लिख सकते हो, बट उसने यहाँ पे बोला था इनिशियल लेंथ मस्ट बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये सारे मेरे L1 ही होने चाहिए, है ना। सॉरी
ये मेरे L1 होने चाहिए और ये सारी लेंथ मेरी L2 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड ऐड कर दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे L1 L2 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन अब हम नहीं ले सकते, है ना। ये ऑप्शन हो सकता है करेक्ट आंसर, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। अब आप 40/30 करोगे तो 4/3 आएगा, 30/20 करोगे तो 3/2 आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उन सभी क्वेश्चंस में आपने एक चीज कॉमन जरूर देखी, वो ये देखी कि हमने जो भी अभी 4-5 क्वेश्चंस किए उसमें हर जगह L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 यूज हो रहा है, यानी कि सारे क्वेश्चन सेम कैटेगरी के सेम परिवार से बिलोंग करते थे, जहां पे हम लोगों को पता है डेल्टा L1 डेल्टा L2 बराबर है, दोनों ही रॉड में या दोनों ही मटेरियल में जो लीनियर एक्सपेंशन है वो सेम है। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उससे रिलेटेड सवाल भी कर लेते हैं। ये भी लीनियर एक्सपेंशन का सवाल है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। इस तरीके के सवाल बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आमतौर पे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोगों को नीट की बात करनी है, तो ये क्वेश्चन आइडियल क्वेश्चन है नीट में आने के लिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आसानी से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा अगर ध्यान से करें तो, और कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके करेंगे। जरा सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, if a cylinder of diameter 1.0 centimeter at 30 degree Celsius is to be slid into a hole of diameter 0.9997 centimeter into a steel plate at the same temperature, okay? तो यहाँ पे वो बोल रहा है the minimum required rise in the temperature of the plate। तो भाई यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल डायामीटर हम लोगों को बोला गया है, यानी मान लो कोई हम सिलेंड्रिकल डायामीटर की अगर हम बात कर रहे हैं, एक सिलेंडर है ऑफ डायामीटर, ठीक है ना, एक सिलेंडर ऑफ डायामीटर, यानी कि एक सिलेंडर ऐसे ले लेते हैं जिसका हम लोगों को कुछ डायामीटर दिया गया है 1.0 सेंटीमीटर, और इसको एक प्लेट के अंदर इंसर्ट करना है ना, यही बोल रहा है ना। इट इज टू बी फिट इनटू अ होल ऑफ डायामीटर, स्टील प्लेट का जो डायमीटर है वो दे रखा है जो कि कम है इससे। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने मान लिया कोई स्टील प्लेट है, इसमें कोई होल है ना, ये कोई स्टील प्लेट हमने मान लिया और इसके अंदर एक होल है जिसका डायमीटर कम है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ही कम है, 0.997 सेंटीमीटर, यही दिया गया हम लोगों को। और अगर हम ध्यान से देखें, ये स्टील का बना हुआ है, ये किसका बना है, स्टील का बना है, और आप अगर इसको हीट करोगे तो इसका होल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये सिलेंडर इसमें फिट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है ये लीनियर एक्सपेंशन का है, यहाँ डायमीटर को आप लीनियर सब्सटेंस मान सकते हो, बेसिकली हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, एक लीनियर थिंग मान के हम एज्यूम करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। समथिंग लीनियर एक्सपेंशन कैन बी यूज्ड हियर, बिकॉज हम क्यों यूज कर सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ डायमीटर को एक्सटेंड करोगे तो ओवरऑल हमारा जो सर्कमफ्रेंस है वो अपना आप ही बढ़ जाएगा, तो ये एरियल नहीं लीनियर एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, यानी कि इस डायमीटर को बढ़ा के हमें कितना कर देना चाहिए, 1 सेंटीमीटर हीट करके, ऐसा हम कर सकते हैं। और हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा भी गया है द मिनिमम रिक्वायर्ड राइज इन द टेम्परेचर, है ना, तो राइज इन द टेम्परेचर यानी कि हमसे डेल्टा टी की ही डिमांड की गई है क्वेश्चन में, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों को पता है जो मेरी फाइनल डायमीटर होनी चाहिए, इसको मैं डी डैश लिख सकता हूँ, इनिशियल डायमीटर डी और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, फाइनल डायमीटर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे चर्चा करूँ, जो फाइनल डायमीटर है वो कितना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, फाइनल डायमीटर यहाँ पे जो कंसीडर किया गया है वो कितना किया गया है, यहाँ पे जो भी हमारा फाइनल डायमीटर है वो हम लोगों को दिया गया है ये 1, है ना, डी डैश जो हमें दिया गया है वो 1.0 सेंटीमीटर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। इनिशियल डायमीटर जो मेरा था डी वो ये था, ठीक है ना। आप यहाँ से डेल्टा डी पहले कैलकुलेट कर लो, एक काम करो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा यूज करने के लिए, डेल्टा डी इज इक्वल्स टू डी और यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। और डेल्टा डी की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, डेल्टा डी हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0.9997 और डी की जगह हम लिख सकते हैं, जो डी था वो मेरा कितना था, अगर हम ध्यान से देखें डी था मेरा, सॉरी ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, डी मेरा एक्चुअली ये है, मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर के आगे डी लिख दिया था, डी रियलिटी में तो ये होगा ना, हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका थोड़ा ना कर रहे हैं, हमें तो ये हमें डी दिया और फाइनली डी डैश ये दिया, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, हमें डी ये दिया और हमें डी डैश तक जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, सॉरी मैंने इसको डी लिख दिया था, वो तो सेम ही चीज़ है ना, तो डी ये है डी डैश ये है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, डी की जगह 0.9997 और अल्फा की जगह हम कितना लिख सकते हैं 12 × 10⁻⁻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 
-6 और डेल्टा टी, जो कि हम लोगों को कैलकुलेट यहाँ पे करना है वो डेल्टा टी है। ठीक है ना, एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इस डायमीटर को बढ़ा के, जो 0.997 है, बढ़ा के हमें 1 करना है। इसको डी और इसको डी डैश कहना चाहिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे जो डी लिखा था उसको आपने करेक्ट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे डी डैश इज इक्वल टू डी वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा डी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल लेंथ, यानी कि चेंज इन डायमीटर को इनिशियल डायमीटर अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो 0.000 और 3। ठीक है, राइट साइड ये आप अप्रोक्सीमेटली 1 एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपको इस नंबर से यहाँ डिवाइड करना है। अगर मैं इस नंबर से यहाँ डिवाइड करूँ या 1 से यहाँ डिवाइड करूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेके चल रहा हूँ। और यहाँ से आ गया 12 × 10⁻⁻6 डेल्टा टी। ये थोड़ा सा क्रूशल स्टेप है, क्योंकि आप यही समय को थोड़ा सा बचा सकते हैं। अगर आपने इसको 0.997 लिख के सॉल्व करा और यहाँ डिवाइड किया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हो तो जाएगा पर हो जाएगा लंबा, है ना। और आप क्यों चाहोगे कि कैलकुलेशन लंबा हो, आप इसको 1 मान के यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। जब भी बहुत क्लोज नंबर आसपास होते हैं प्लस माइनस में, तो उनका अच्छा खासा हमें फ़र्क पड़ता है उनसे। वैसे जब हम डिफरेंस लेते हैं तभी फ़र्क पड़ता है, प्लस में भी हम उसको एज्यूम कर लेते हैं सेम, बट यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइड ही होना है यहाँ पे, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 1 की तरह ही। सो अब आप देखो ध्यान से, ये क्या बन चुका है, आप इसको लिख सकते हो 3, एक डेसिमल यहाँ जाएगा 2 3 4, यानी 3 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 12 × 10⁻⁻6। ये मेरा क्या बन गया, डेल्टा टी बन गया, है ना। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, और 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 10⁻6 - 4 और डिवाइडेड बाय 4, ये मुझे डेल्टा टी मिल जाएगा। 10⁻2 यानी कि 100/4 25 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ डेल्टा टी की बात करें तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 10⁻6 - 4 यानी कि 10⁻2 यानी कि 100/4। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 25। अब 25 केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप केल्विन में एक्सप्रेस करें या डिग्री सेल्सियस में, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों में जो हमने लोअर फिक्स पॉइंट लिया है वो 0 लिया है, सॉरी, दोनों में हमने जो नंबर ऑफ डिवीजन लिए हैं वो सेम लिए हैं। डिग्री सेल्सियस में 0 लिया है और केल्विन में 273 केल्विन हमने लोअर फिक्स पॉइंट लिया है, पर जो नंबर ऑफ डिवीजन है दोनों में 100 होते हैं, इसलिए यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन दोनों लिख सकते हो। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं पानी के नेचर में। पर मैं आपको बता देता हूं, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है आप लोगों को हर हाल में याद होनी चाहिए। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की जो है एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ये बात हम लोगों को याद रखनी है। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो 273 केल्विन है। 4 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन नहीं होगा। 4 डिग्री सेल्सियस अगर आप केल्विन में एक्सप्रेस करोगे तो 273 + 4 यानी कि 277 केल्विन होगा, है ना। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में और कन्वर्जन करके देख लेना चाहिए। हमें रिलेशन पता है डिग्री फ़ारेनहाइट का, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/5 और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री सेल्सियस + 32, ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 4/5 + 32, है ना, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 32, ऊपर आ गया 36 डिवाइडेड बाय 5 + 32। 36/5 कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से 4 9 36/5, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 57.2, है ना। तो ये 39.2, अप्रॉक्सीमेटली 39.2, यानी कि ये वाला ऑप्शन 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप इसको देख सकते हो, मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। यहाँ पे जो 4/5 आया था, इसको पहले मैंने 4 को 9 में मल्टीप्लाई किया, 4 9 जा 36 एंड 5 से 36 को डिवाइड किया, 5 7 जा 35 होता है, तो यहाँ बचा 36 था तो 1 बचा और डेसिमल लगाया तो यहाँ से 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.2 + 32, तो 39.2। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
क्लियर है? मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा, ये आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस ऐसे भी रखे हैं जो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, उससे रिलेटेड भी ये सवाल हैं। थर्मामीटर को भी एक बार रिकैप हो गया हमारा, कन्वर्जन आप लोगों को अब ये याद आ गया होगा। ओके, स्टील टेप कॉन्सेप्ट, ऐसा एक सवाल भी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, आप लोगों को याद होगा, है ना? याद है हम लोगों ने एक सवाल किया था जहां हमारी एक स्टील टेप है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, तो अब उससे गलत रीडिंग आ रही थी। वैसा ही कॉन्सेप्ट आज हम स्टील टेप का दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं इससे किस तरीके का सवाल आ सकता है। एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में, मैं वो एग्जैक्ट सवाल आप लोगों को कराऊंगा अभी, ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से देखना, जरा हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ भी लेते हैं, तो दोनों ही चीजें हो जाएंगी साथ के साथ। तो हम ध्यान से देखें स्टील टेप का कंसेप्ट क्या है। मान लो बेटा आप कोई भी स्टील टेप लाते हो बाजार से, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ही बनाई जाती है। उसका जो डिजाइन है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, वो जो सही मेजरमेंट देती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, जिसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किया जाता है। कैलिब्रेशन का मतलब है उसके ऊपर जो ग्रिड्स बनाई गई हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से बनाई गई है, स्टैंडर्ड लेंथ के हिसाब से। यानी कि मान लो ये जो हमारी टेप है ना, ये हमारी एक स्टील टेप है, इस तरीके से आपको इस पे मार्किंग मिल जाएंगी, है ना? इस तरीके से आपको इस पे ऐसे मार्किंग मिल जाती है, तो ये हमारी स्टील टेप हो गई, है ना? इसमें आपको ऐसे मैं कुछ मार्क्स बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना? देखने में अच्छा लगेगा ताकि आपको समझ में भी आएगा और इसको थोड़ा सा फील भी हम कर सकते हैं। ये हमारी एक स्टील टेप है, ठीक है ना? ऐसे है। मान लेते हैं इसकी जो ओवरऑल लेंथ है, मैं भी के लिए मान लेता हूँ इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, तो 0 और जो लास्ट मार्क होगा वो 50 सेंटीमीटर को बता रहा होगा, ठीक है ना? ये किसी टेम्परेचर पे कैलिब्रेट की गई है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस पे ये कैलिब्रेट की गई है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये ट्रू रीडिंग देगा, इस पे ये क्या है, करेक्ट स्केल है, यहाँ पे ये कैलिब्रेट किया गया है ना, तो ये इस पे करेक्ट रीडिंग्स देगा। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ नापोगे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ नापना चाहते हो, लेटेस्ट इस पेन की नापना चाहते हो, तो आप इस पे यहाँ पे मेजर कर लोगे, आपको बिल्कुल सही लेंथ आएगी, कोई मुसीबत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें स्केल में नहीं है। दिक्कत तब आती है क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है। ये स्केल किसका बना है, किस मटेरियल का बना हुआ है, स्टील का। और स्टील क्या करता है, अगर हम ध्यान से देखें, स्टील क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है हीट करने पे। अगर आपने इसको हीट कर दिया तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सोचो। अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। अगर आपने इसको हीट कर दिया, मान लो आप किसी और टेम्परेचर पे चले गए, तो ये एक्सपेंड कर सकता है, ये इस तरीके से एक्सपेंड कर जाएगा, इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब ये स्टील टेप सही मेजरमेंट थोड़ा ना देगा। अगर आप ध्यान से देखें, अब आप देखो यहाँ 2 ग्रिड्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। 2 ग्रिड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लीस्ट काउंट होता है। अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो यानी कि ये बढ़ जाएगा सेपरेशन, तो रियलिटी में जो स्टील टेप है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? रियलिटी में क्या होगा, ये जो स्टील टेप है वो क्या हो जाएगी, अब बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ आपको ऐसी सी नजर आने लग जाएगी, ठीक है ना? इसके गैप्स थोड़े से खुल जाएंगे, ठीक है ना? कुछ ऐसे नजर आने लगेगी। और मैं मान लेता हूँ इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई है, पहले इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर थी, ये रियल लेंथ थी, बट अभी भी जो इस पे लिखा जाता है, यहाँ अभी भी 0 ही लिखा होगा और लिखा होगा यहाँ 50, बट या ये सही रीडिंग दे रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, क्या यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है? नहीं, यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर था, ये सही था, इस टाइम पे स्टील टेप सही था, बट जब आपने इसको खींच दिया तो अब इस पे 0 लिखा है, इस पे 50 लिखा है, वो भी आपको दूर दूर चलेगा, यानी कि एक्चुअली ये 50 नहीं है, ये गलत दिखा रहा है, तो ये अब आपको फॉल्स रीडिंग दे सकता है, ये गलत दे सकता है, ठीक है ना? अब ये किसी और टेम्परेचर पे आ गया, एट हाई टेम्परेचर, एट टेम्परेचर टी डैश, हमने किसी टेम्परेचर की बात करी टी डैश, फॉर एग्जाम्पल, है ना? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे टी डैश मान लिया, लेट अस से 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें एक्सपेंशन हो गया, लीनियर एक्सपेंशन हो गया। और ऐसे में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इस पे मेजर करूंगा तो क्या लगता है आपको क्या होगा? ऐसे में मान लो मैंने किसी रॉड को यहाँ मेजर किया, ठीक है ना? किसी रॉड की लंबाई को मैंने यहाँ मेजर किया, तो आप देखो ध्यान से क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो रॉड पे मेजर किया और यहाँ पे हमें इस मार्क पे कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेट अस से 20 सेंटीमीटर, तो क्या रियलिटी में ये रॉड 20 सेंटीमीटर की है या इसकी लेंथ ज्यादा होगी? सोचो, क्या रियलिटी में ये रॉड 20 सेंटीमीटर की है या इसकी लंबाई ज्यादा होगी? सोचो, खुद सोचो, क्या ये रॉड 20 सेंटीमीटर की है? नहीं, ये रॉड 20 सेंटीमीटर से लंबी होगी, है ना?
क्योंकि अगर मैं 50 सेंटीमीटर की रॉड इस पे मेजर करूंगा, ये बोलेगा ये रॉड 50 की है, बट वो 50 से ज्यादा होगी। अगर आप ऊपर वाले स्केल पे रख के देखोगे तो पता चलेगा। यानी कि अगर मैं और लंबी रॉड ले लेता, 50 सेंटीमीटर की, रियलिटी में अगर कोई रॉड ले लेता तो ये बोलता है ये 50 की है, पर वो 50 की थोड़ी ना होती, वो 50 से ज्यादा होती। ऊपर वाले स्केल पे रख के देख लो। तो ऐसी अगर ये 20 सेंटीमीटर दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये स्केल बताएगा नहीं भाई इसकी लेंथ 20 नहीं है, 20 से ज्यादा है। इसकी लेंथ 20 नहीं है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप जानना चाहते हो ये इसकी कैसी लेंथ है 20, आप इसको बोल सकते हो हियर दिस इज द रीडिंग, है ना। मैं इसको आर लिख देता हूं। आर का मतलब यानी कि इसकी रीडिंग आई है, ये हमारी गलत रीडिंग आई है। क्या ये रीडिंग सही है? नहीं। तो यहाँ पे जो आर है वो क्या है, मेरी रीडिंग है। ठीक है ना, ठीक है ना। बट ये रीडिंग गलत है। हम चाहते हैं कि हमें सही रीडिंग मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, हमें इनका रेशियो ले लेना चाहिए। यानी कि अगर हम ट्रू रीडिंग की बात करें, जो ट्रू वैल्यू होगी, जो ट्रू रीडिंग होगी, मतलब ऊपर क्या आंसर आएगा, अगर हम जानना चाहते हैं, हम इसी रॉड को अगर रियल स्केल पे रख के देखेंगे, है ना, तो हमें क्या रीडिंग मिलेगी, है ना। तो हम इसको बोल देते हैं, जो भी हमें रियल रीडिंग मिलेगी, है ना, जो हमारी ट्रू रीडिंग है, इसको मैं आर नॉट बोल देता हूं। हमें आर नॉट पता है क्या मिलेगा, ये ट्रू रीडिंग है, जो सही में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो सही में इसकी रियलिटी में लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि ये तो गलत मेजर कर रहा है ना। ट्रू वैल्यू यानी कि आर नॉट, तो आर नॉट का फॉर्मूला आप सिंपली लिख सकते हो, जो भी रीडिंग है इनटू जो हमें यहाँ पे इसकी जो लेंथ बढ़ गई है ना, हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी हो गई है, रियलिटी में ये लेंथ कितनी है। अगर इसकी लेंथ हमें पता चल जाए, एल डैश डिवाइडेड बाय एल, है ना, एल डैश डिवाइडेड बाय एल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एल डैश डिवाइडेड बाय एल, ये इसकी ट्रू रीडिंग होगी। ठीक है ना। एल तो हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन में 50 है, एल डैश अगर मुझे पता चल जाए तो मैं कर सकता हूँ। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, हम जानते हैं, हम एल डैश को क्या लिख सकते हैं, एल डैश इज इक्वल्स टू एल टाइम्स 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो यानी कि हम एल डैश बाई एल को लिख सकते हैं 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहां से ये जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा, आप याद रखना, जो ट्रू रीडिंग होगी वो किसके इक्वल होगी, हमेशा जो भी हमारी ट्रू रीडिंग होगी वो किसके इक्वल होगी, जो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है यानी कि आर, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो आप अगर ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रू रीडिंग है ना, ये ट्रू वाली हो गई, ये हमारी ऑब्जर्व्ड हो गई। ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड वाली कौन सी है, हमारे गलत रीडिंग है ना। ट्रू रीडिंग हमारी सही रीडिंग है, ऑब्जर्व रीडिंग हमारी गलत वाली रीडिंग है। तो इस कंसेप्ट को, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टील टेप वाला क्वेश्चन है। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है टेम्परेचर बढ़ा ही रहे हैं, टेम्परेचर घटा भी सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ टेम्परेचर घटाओगे तो उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। बस फर्क क्या आ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर घटा दोगे तो वहां पे डेल्टा टी आपका यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो आंसर तब भी आ जाएगा, तो भी आप सॉल्व कर सकते। ठीक है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस वहां डेल्टा टी नेगेटिव आ जाएगा। अगर लेंथ, तो उस केस में हमारा जो अभी जो मेरा आर नोट है वो आर से बड़ा आएगा, अगर टेम्परेचर घटा रहे हैं तो आर नोट आर से छोटा आएगा। तो हमने एक क्वेश्चन कल देखा था वुडन ब्लॉक वाला, जिसमें स्केल 25 सेंटीमीटर के लिए शायद कैलिब्रेट किया गया था, और 0 डिग्री सेल्सियस पे उस स्केल से मेजरमेंट ली गई थी स्टील टेप से, है ना। उस स्टील टेप को हमने 20 डिग्री या 25 डिग्री पे कैलिब्रेट किया था, और 0 डिग्री पे मेजरमेंट ले रहे थे। तो वो जो भी मेजरमेंट दे रहा है वो हायर दे रहा है, यानी कि ट्रू वैल्यू कम आनी चाहिए। यहाँ उल्टा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस गलत वाले स्केल से लेंगे तो ये हमें रीडिंग कैसी दे रहा है, जो हमारी यहाँ पे रीडिंग दे रहा है ये हमें कम बता रहा है, रियल लेंथ ज्यादा है ना। इस वाले केस में रियल लेंथ ज्यादा है, किससे, रियल लेंथ ज्यादा है किससे, बोलो, एक्चुअल लेंथ से। ठीक है ना, इस रॉड की एक्चुअल लेंथ से। सो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, मैच करता हुआ है। यहाँ पे बोलता है एक स्टील टेप जो 1 मीटर लॉन्ग है वो करेक्टली कैलिब्रेटेड है फॉर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के लिए, देखो ध्यान से, कितने टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेटेड थी, 27 डिग्री सेल्सियस के। The length of the rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day when the temperature is 45 डिग्री सेल्सियस। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्टील टेप है जो अच्छे से काम करती है ना, एक स्टील टेप है यहाँ पे जो बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है ना। पर आप जानते हो कितने टेम्परेचर के लिए इसको कैलिब्रेट किया गया था, दिया गया ना, कितने टेम्परेचर के लिए इसको कैलिब्रेट किया गया था, रियलिटी में कितने टेम्परेचर के लिए बनाई गई थी, 27 डिग्री सेल्सियस पे। ये बिल्कुल सही मेजरमेंट देती है। किसकी बनी है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, स्टील की बनी है।
किसकी बनी है, स्टील की बनी है, ठीक है ना। बट जब आपने इससे रीडिंग ली है तो आपने सही टेम्परेचर पे नहीं ली, आपने इसकी जब रीडिंग ली है, स्केल से रीडिंग ली है, तो कितने टेम्परेचर पे लिया, ये स्केल कितने टेम्परेचर पे था, बदलो कितने टेम्परेचर पे था, अगर आप ध्यान से देखोगे 45 डिग्री सेल्सियस, ये दिया गया ना 45 डिग्री सेल्सियस पे था, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस पे स्केल को ले जाओ, है ना, 45 डिग्री सेल्सियस पे स्केल को ले जाओ और फिर यहाँ से ऑब्जर्वेशन लो, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। बड़ा हो चुका होगा ना अभी ये स्केल, देखने में बड़ा हो चुका होगा, इस तरीके से ये वाइड हो चुका होगा, जो भी है, ठीक है। अब आपने इस पे रीडिंग लिया 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सही रीडिंग थोड़ा ना देगा, है ना। बट उसने जो रीडिंग दी है वो भी किस मटेरियल की है, स्टील रॉड की है ना। तो स्टील रॉड 27 डिग्री सेल्सियस पे मान लो इतनी है ना। रियलिटी में स्टील रॉड 27 डिग्री सेल्सियस पे जो रियल लेंथ है स्टील रॉड की इतनी है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे स्टील रॉड भी बढ़ेगा और हमारा स्टील टेप भी बढ़ेगा, जो रॉड है वो भी बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और स्टील टेप की भी बढ़ जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया दोनों की लंबाई बढ़ जाएगी, तो स्टील रॉड भी बढ़ेगा। तो उसने बोला है यहाँ पे स्टील रॉड की जो आपकी रीडिंग आ रही है वो 63 है, इसकी जो रीडिंग आ रही है वो क्या है, 63 सेंटीमीटर। तो रियलिटी में देखो दोनों ही स्टील है, ये भी स्टील है ना। तो आप स्टील की रीडिंग स्टील में ले रहे हो, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये भी एक्सपेंड कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट दोनों में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो सेम होगा बेटा, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। तो आप इतना याद रखना, अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो ये भी कंप्रेस करेगा, ये भी कंप्रेस करेगा, यानी कि यहाँ अभी भी रीडिंग 63 सेंटीमीटर ही आएगी। ये बात समझ रहे हो आप ध्यान से। आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, मान लो ये 50 सेंटीमीटर है, ये 25 है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर ये 100 हो गई तो ये 50 हो जाएगी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियलिटी में ये तो हमेशा इसकी आधी ही रहेगी ना। अगर हम एक एज्यूम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस मान रहे हैं, जो एक्सपेंशन ऊपर वाली में आएगा वो इसमें आएगा, यानी कि जो स्टील रॉड में एक्सपेंशन आता है वही स्टील टेप में आता है, उतना ही फ्रैक्शनल चेंज आता है। तो ऐसे केस में आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, अगर ये दोनों मटेरियल सेम होते हैं, जिसका मेजरमेंट लेते हैं और जिससे लेते हैं, स्टील टेप का स्टील रॉड से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, है ना, उल्टा कह दिया मैंने, स्टील रॉड का स्टील टेप से हम लोग मेजरमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, टेप से हम इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो क्या होगा, उससे ये नहीं फर्क पड़ेगा, जो ये रीडिंग देगा वो एक्चुअली इनिशियल टेम्परेचर पे भी सेम ही होगी। अगर मैं दोबारा से किसी भी टेम्परेचर पे ले जाऊँ ये रीडिंग नहीं बदलेगी, है ना। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा दो ये और स्ट्रेच हो जाएगा, पर रीडिंग इसकी 63 आएगी, यानी एट ऑल टेम्परेचर ये 63 ही देगा रीडिंग। बट क्या 63 इसकी सही रीडिंग है, क्या इस रॉड की लेंथ अब 63 है, नहीं, ठीक है ना। 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या रीडिंग आनी चाहिए, 63। आप किसी भी टेम्परेचर पे चले जाओ ये स्केल इसको 63 ही मेजर करेगा, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये फिर से बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी, तो ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे, ये वाली चीज एक साथ बढ़ेगी, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे, यानी कि एट ऑल टेम्परेचर ये 63 देगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दो चीजें पूछी गई है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन द डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर तो 63 ही आएगा, ठीक है ना। हर दिन किसी भी टेम्परेचर पे आपसे पूछ लो ये रोड तो 63 ही बताएगा। बट आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे एक चीज और पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रोड, ठीक है ना, ऑन दैट डे, कि इसकी रियल लेंथ कितनी है। इसकी रियल लेंथ 63 थोड़ा है, वो तो ये स्केल 63 दिखा रहा है, ये स्केल हर टेम्परेचर पे 63 दिखा रहा है, चाहे 27 पे बोलूं चाहे 100 पे बोलूं, किसी पे भी बोलूं, और 27 पे ये रियल लेंथ दिखाता है, इसलिए सेकंड पार्ट का आंसर तो 63 आ जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर 63 आ जाएगा। बट उस हॉट डे पे जब इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला था आर नॉट आर, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में डाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आर नॉट हम लोगों को निकालना है, जो रीडिंग आई है 63 आई है, 1 प्लस अल्फा हमें दिया है 10 की पावर -5, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ 45, है ना, -27, 45 माइनस 27, यानी कि ये हो गया 63, और 1 प्लस 1.2 इंटू 10 की पावर -5, और ये हो गया 18, ठीक है। ये आ जाएगा 63 और ये आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से हो गया मेरा ये कितना है 1.2 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -5। थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन करना आपको, आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके देखना, मैंने इसको सॉल्व करके देखा था, 63.0 यहाँ से 0.013 कुछ ऐसे आया था, है ना, 01 कुछ आया था, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड तो यही रहेगा। मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार, आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो, तब तक मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था,
तो मेरा 63.0138 कुछ आ रहा था, 138 है ना। अभी आप साइड में चेक कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इतना निकाला था, 136 या 138 के आसपास आ रहा था सेंटीमीटर पे। तो पर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, याद रखना, मान लो स्टील रोड ये है, स्टील टेप ये है, अगर ये 63 दिखा रहा है, अगर आप हीट करोगे क्योंकि दोनों ही स्टील के बने हैं, तो देखो ये मार्क ये रोड की जितना ही है, तो जितना स्टील रोड एक्सपेंड करेगा उतना ये मार्क करेगा, यानी कि ये 63 पे ही दिखाएगा दोबारा। तो उसने ये बोला था 45 डिग्री सेल्सियस पे इसने 63 दिखाया, तो 27 पे भी ये 63 ही दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक पार्ट पूछा था 27 पे कितना टेम्परेचर दिखाएगा, तो 63। हाँ, बट इसकी एक्चुअल लेंथ तो ज्यादा होगी ना, इसकी एक्चुअल लंबाई जो है 45 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा होगी, उसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। घुमाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये बैक एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा, और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं एग्जाम से पहले। जब एनसीईआरटी कुछ दे देता है तो एनसीईआरटी को हम लाइटली नहीं ले सकते, और मैं एनसीईआरटी पूरी कवर करा रहा हूँ आपको। मैं बीच बीच में से कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर मुझे छोटा बड़ा कहीं भी दिखता है, मैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको हर बार सेशन के बीच में ला के रखता हूँ, एग्जाम्पल हो, बैक एक्सरसाइज हो, या फिर थ्योरी का कोई पोर्शन हो, ठीक है। आपको इस सेशन में भी काफी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, जरा और देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। क्लॉक को भी गर्मी लगती है सर, ये कैसे हुआ? क्लॉक को कैसे गर्मी लग सकती है, ये कैसे पॉसिबल है ना। क्लॉक को कैसे गर्मी लग सकती है, सोचने वाली बात है। सर क्लॉक को भी गर्मी लगती है, आपने यहाँ पे लिख दिया, ये कैसे है? ओके, देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि यहाँ क्लॉक को गर्मी लगने का मतलब ये नहीं है कि भैया उसको वैसे गर्मी लगती है। एक्चुअली क्या होता है, पुराने टाइम में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्लॉक्स होती थी, वो पेंडुलम से बनी होती थी, उनमें पेंडुलम लगा होता था नीचे। तो यहाँ पे भी हम क्लॉक को पेंडुलम क्लॉक मान के चल रहे हैं। कैसी क्लॉक मान के चल रहे हैं? पेंडुलम। यहाँ हम क्लॉक को पेंडुलम क्लॉक मान के यहाँ पे चल रहे हैं, तो हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो पेंडुलम क्लॉक मान के चल रहे हैं। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता था, ऐसे एक पेंडुलम लटका होता था और वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था। मैं इसकी जो वायर है वो मेटल की ले रहा हूँ, लेटेस्ट से ये एल है, ठीक है ना, कोई मास तो खास नहीं है, बट ये वायर मेटल की ले रहे हैं, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती थी, जिससे दिन रात तय, मतलब जिससे हम दिन रात ये सारा टाइम मेजर करते थे, घंटे मिनट्स वगैरह सब मेजर कर लेते थे। तो ये पेंडुलम क्लॉक होती थी, इससे निडल लगी होती थी, वो सुइयां घूमती थी, वो इसके टाइम पीरियड पे डिपेंड करती थी। पेंडुलम का टाइम पीरियड आप जानते हो कितना होता है, 2 पाई रूट एल बाय जी। पेंडुलम का आप टाइम जानते हो, 2 पाई रूट एल बाय जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। अब आप खुद देख सकते हो, अगर कोई पेंडुलम क्लॉक कैलिब्रेट की गई है, बनाई गई है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो समर्स में जनरली क्या होता है, समर्स में ये अपना टाइम पीरियड बढ़ा देता है, यानी कि क्लॉक को स्लो कर देता है। किसी का टाइम पीरियड बढ़ना मतलब क्लॉक का स्लो हो जाना, वो आपके दिन का टाइम वेस्ट कर सकता है, यानी कि वो स्लो चलेगी, है ना। अगर आपका लेंथ बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो क्लॉक हो जाएगी स्लो। तो आप लिख सकते हैं ऑन समर्स, समर्स पे क्या होता है, ऑन समर्स, है ना, क्या होता है, एल इंक्रीजेस। एल क्यों इंक्रीज करता है? लीनियर एक्सपेंशन भाई, हमने मेटल की यहाँ पे लेंथ इसको ले रखा है ना, ये जो वायर है ये मेटेलिक हमने ले लिया है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अगर गर्मियां पड़ी तो इसकी वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, तो समर डेज में ये बढ़ जाएगा, तो जो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा वो चेंज हो जाएगा, है ना, जो मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज बहुत ज्यादा होता है? नहीं, अल्फा बहुत छोटा है, चेंज ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे हम चेंज को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम यूनिट डायमेंशन में करते थे, डेल्टा टी बाई टी, वो 2 पाई पे तो डिपेंड करेगा नहीं, और यहाँ अंडर रूट लिखा है, यानी कि 1/2 आगे आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी। अब जी में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, यानी कि सिंपली मैं डेल्टा टी बाई टी को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हाफ डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अब टाइम पीरियड को ना मैं स्मॉल टी से लिखना ज्यादा सही समझता हूँ, पता है क्यों? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए यूज करूँ तो ज्यादा अच्छा है, स्मॉल टी टाइम के लिए यूज करता हूँ, तो स्मॉल टी जो सिंबल है वो मैं टाइम के लिए यूज कर रहा हूँ, ये टाइम पीरियड का था, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हम टाइम पीरियड के लिए स्मॉल टी का यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए करेंगे। अब ये बहुत सिंपल है, डेल्टा टी बाई टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल आ गया अगर आप देखोगे, 1/2 डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं एल अल्फा डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ लीनियर एक्सपेंशन हुआ है ना,
लेंथ का लीनियर एक्सपेंशन हुआ है, और लीनियर एक्सपेंशन में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो भी हमने मेटेलिक वायर लिया उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो यहाँ पे हम डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हाफ अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी। ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो यानी कि हर एक टी टाइम में इतना लॉस ऑफ टाइम हो रहा है, तो डेल्टा टी का मतलब है लॉस्ट इन टाइम पीरियड, लॉस्ट इन टाइम इन टोटल टी सेकेंड्स। आप ऐसे लिख सकते हो, टी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैं इसको कर सकता हूं, मान लो मैं इन 1 डे की बात कर रहा हूं, तो इन 1 डे टी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, टी का मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, है ना, 24 आवर्स होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 आवर में 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये आता है 86400 सेकेंड्स। ठीक है ना, एक पूरे दिन में कितना टाइम होता है, मैं टी की वैल्यू कितनी डाल सकता हूँ, 24 आवर, 24 आवर्स में 60 मिनट, 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई करो 3600 को 24 से, यही आ जाएगा। यानी कि इन होल डे, इन 1 कंप्लीट डे, एक पूरे दिन में कितना टाइम आपका लॉस होगा, ठीक है ना, कितना टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो स्लो चल रही है, उसको इतने घंटे इतने सेकंड दिखाने चाहिए, तो वो स्लो चल रही है पर वो कम दिखाएगी, तो डेल्टा टी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 86400 सेकेंड्स। ये एक दिन में वो टाइम बर्बाद करती है। एक मंथ में पूछता है, एक महीने में, तो मैं इसको 30 से और मल्टीप्लाई कर देता, इस पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करो, एक महीने का टाइम कितना खराब हुआ। अगर बोलता नहीं एक वीक में, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता कि एक हफ्ते में कितना टाइम होता है आपको पता है, 7 डेज, वो वैसे निकल जाता। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम लॉस्ट इन 1 डे। एक दिन का अगर आपको टाइम लॉस निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना आसान, है ना इजी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बात पे एक सवाल कर लेते हैं। ये देखो यहां पे क्या कह रहा है, A seconds pendulum clock has a steel wire. The clock shows correct time at 25 degrees Celsius. How much time does the clock lose or gain in 1 week? ठीक है ना, when temperature increase to 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पे हमें डेल्टा टी निकालना है ना, और डेल्टा टी का फॉर्मूला वही हाफ अल्फा डेल्टा कैपिटल टी, और क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 86, ठीक है ना, 86400। ये एक दिन का था, हमें कितने दिन के लिए निकालना है, 1 वीक। 1 वीक का मतलब 7 डेज, तो 7 डेज के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में इतना टाइम लॉस होता था, ये एक हफ्ते का टाइम लॉस होगा। महीना कहता, मंथ कहता तो 30 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा हाफ, और अल्फा की जगह हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। डेल्टा टी की जगह हमें चेंज इन टेम्परेचर डालना है 25 से 35, यानी कि हो गया 10, ठीक है ना, फिर आ जाएगा 86400 और इंटू 7। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, इसको जरूर करेंगे। ये 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.6, 0.6 में 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 7 42, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 10 की पावर -5 है। इसको केयरफुली कैलकुलेट करना, मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करके देखा था, 36.28 सेकेंड। ठीक है, ये मेरा टाइम आया था जब मैंने इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया था। सो दिस इज द टाइम, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। इस तरीके का सवाल आ सकता है, एक दिन में कितना टाइम लॉस हो गया। विंटर्स में उल्टा हो जाएगा, गेन होगा, क्लॉक फास्ट चलेगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्लॉक फास्ट चलेगी। यहाँ क्लॉक स्लो हो गई है, याद रखना, टाइम पीरियड बड़ा है, याद रखना कैपिटल टी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, है ना, यानी कि अगर हम टी क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। अगर टी इंक्रीज करता है तो क्लॉक क्या हो जाती है हमारी, क्लॉक क्या हो जाती है हमारी, उस केस में टाइम पीरियड अगर बढ़ जाता है इसका, तो ये कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है ना, ये क्लॉक स्लो हो गई है, समर्स में स्लो हो जाती है, विंटर्स में फास्ट, समर्स में स्लो हो जाएगी, विंटर्स में फास्ट हो जाएगी हमारी क्लॉक। हो सकता है सवाल सिर्फ इतना ही पूछे, ठीक है ना, तो आप इतना भी याद रखना, समर्स में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, समर्स में एक्चुअली क्या होता है हमारा, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मेरा टाइम पीरियड इंक्रीज करता है। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करता है
तो मेरा टाइम पीरियड भी इंक्रीज ही कर रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है। ऐसे केस में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, हमारा हमारा जो भी है हमारा क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है ना, क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का फॉर्मूला हमने देखा है। और विंटर्स में उल्टा है, विंटर्स में हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो टाइम पीरियड कम हो जाता है, तो क्लॉक क्या होती है हमारी, फास्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो क्लॉक फास्ट हो जाती है, तो टाइम गेन होता है। इस केस में जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का क्या मतलब है, देखो ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है। थर्मल स्ट्रेस एनसीईआरटी में थ्योरी पोर्शन में दिया गया, ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं दिए गए, बट ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है इससे। थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे मान लो एक रॉड है, और जिसको आपने कहा कि भैया मैं इसकी लेंथ बदलने नहीं दूंगा चाहे जो भी हो जाए। आपको पता है रॉड की लेंथ फिक्स थोड़ा होती है, टेम्परेचर के साथ बदलती है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे इसकी लेंथ घटती है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसकी लेंथ बढ़ती है। पर अगर आप इसको पकड़ के रखो, होल्ड कर लो और कहो मैं इसकी लेंथ बढ़ने नहीं दूंगा, जैसे मैंने अपने हाथ के बीच में इस रॉड को रखा और इसको हीट करना स्टार्ट किया, अब ये बढ़ना चाहेगा, ये चाहेगा इसकी लेंथ बढ़े, मैं बढ़ने ना दूं, तो फिर ये कॉम्प्रेशन फील करेगी, ये दबाव महसूस करेगी। अपने हाथों के बीच में रख के अगर मैं इसको हीट करूं तो ये, और अपने हाथों को हिलने ना दूं, तो ये धीरे धीरे मेरे हाथों को धक्का देगी, इधर इस हाथ को इधर, यानी कि ये पुश करेगी, ये कोई स्ट्रेस लगाएगी, या और इस पे भी एक स्ट्रेस लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। यानी कि अगर आपके पास एक रॉड है और आपने इसको दो दीवारों के बीच में कैद कर रखा है, आप इसको बढ़ने नहीं देना चाहते, आप इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आप इसकी लेंथ को चेंज नहीं होने देना चाहते, आपने इसको दो वॉल्स के बीच में रखा हुआ है। जो डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स है वो एल ही है ना। डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स मैंने कितना ले लिया, लेटेस्ट से वो मैंने कितना कंसीडर कर लिया यहाँ पे एल, और एल ही इसकी नेचुरल लेंथ है रॉड की एट टेम्परेचर टी। टी टेम्परेचर पे तो इसकी लेंथ एल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और इसको एक वॉल्स के बीच में ऐसे मैंने अपने हाथ के बीच में ऐसे रख लिया। बट अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, है ना, तो अगर हम ध्यान से देखें, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी, पर वो बढ़ नहीं सकती। ठीक है ना, तो क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड वॉल है, ये इसको बीच में ही रखना चाहती है। ठीक है ना, ये हमारी फिक्स्ड वॉल्स हैं, ये इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ना चाहती है पर बढ़ेगी नहीं। ठीक है ना, मान लो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टू टी डैश, है ना, तो डेल्टा टी मेरा कितना हो गया, टी डैश माइनस टी। ठीक है ना, तो टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया बोलो, टी डैश, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया मेरा कितना, यहाँ ध्यान से लिख देता हूं, तो चेंज इन टेम्परेचर मेरा कितना हो गया, टी डैश माइनस टी। अब इसकी लेंथ बढ़ना चाहती है, हम इसको बढ़ने नहीं दे रहे। कितनी लेंथ हो जानी चाहिए थी इस टेम्परेचर पे, अगर मैं ध्यान से देखूं, एल डैश किसके इक्वल हो जानी चाहिए, एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एल डैश हमारा हो जाना चाहिए था एल एल्फा डेल्टा टी, है ना। मेरी लेंथ इतनी होनी चाहिए थी पर हमने होने नहीं दी, इसका मतलब हमने इसको दबाया हुआ है। रियलिटी में अगर मैं दीवार हटाऊंगा ये लंबी हो जाएगी, पर हमने इसको ऐसे दबाया हुआ है, इट फील कॉम्प्रेशन। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको बढ़ने नहीं देना चाहते। रॉड इज अंडर कॉम्प्रेशन, आप कह सकते हो रॉड पे कंप्रेशन लग रहा है, रॉड इज अंडर कॉम्प्रेशन, रॉड पे एक कॉम्प्रेशन लग रहा है, वो कंप्रेस्ड हो रही है, एंड हेंस फील सम स्ट्रेस। फील, ये क्या फील करेगी, फील सम स्ट्रेस। ये कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव, डेफिनेटली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। कैसा स्ट्रेस है, कॉम्प्रेसिव, क्योंकि ये दीवार को यहां धक्का दे रही है और ये आगे क्यों नहीं जा रही है, दीवार इसको अंदर की तरफ पुश कर रही है, तो इस पे एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगेगा जिसको हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। इसी कंप्रेसिव स्ट्रेस को ही हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, और वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे आएगा। ठीक है ना, इसी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को मैं यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का नाम दे सकता हूँ। यही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इस पे थर्मल, क्योंकि हीट की वजह से लग रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें, हम लोगों को पता है स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे यंग्स मॉडुलस हम लोग जानते हैं कितना होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। कितना होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो अगर हम यहाँ से ये स्ट्रेस निकालें तो यहाँ से जो स्ट्रेस होगा ये हो जाएगा गामा टाइम्स स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। और अगर हम ध्यान से देखेंगे स्ट्रेन लग कितना आ रहा है इस पे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे स्ट्रेन लग कितना आ रहा है, जल्दी से देखो स्ट्रेन कितना लगता है, डेल्टा एल बाय एल, यही होता है ना,
डेल्टा एल बाय एल। अब यहाँ डेल्टा एल बाय एल नहीं, डेल्टा एल बाय एल डैश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेसिव है, इसकी फाइनल लेंथ हमारी एक तरीके से वो एल कहलाएगी, क्योंकि ये रॉड लंबी थी, इसको हमने दबाया हुआ है, ये कंप्रेसिव है, इसलिए आपको यहाँ एल नहीं एल डैश लिखना चाहिए। याद रखना एल डैश क्यों लिखा है, क्योंकि रियलिटी में ये रॉड लंबी है, इसको दबाया गया, ये कंप्रेशन फील कर रही है। देखो एक्सटेंशन में क्या होता था, रॉड की लेंथ एल होती थी, हम खींचते थे, कंप्रेशन में हम फाइनल लेंथ छोटी कर देते थे, यानी कि यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा डेल्टा एल बाई एल डैश। ये हम लोगों को क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। यहाँ पे जो हमें स्ट्रेस मिलेगा वो यही होगा, इसी को हम थर्मल स्ट्रेस का नाम दे रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। तो यही मेरा थर्मल स्ट्रेस है, जो किसके इक्वल हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल डैश। डेल्टा एल को आप लिख सकते हो अल्फा, सॉरी डेल्टा एल को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो एल अल्फा डेल्टा टी, और एल डैश को क्या लिख सकते हो, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और आप यहाँ से एल से एल कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो दिस इज थर्मल स्ट्रेस। तो ये जो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आया है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है थर्मल स्ट्रेस का। बट हम इसका एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्स में यहाँ, क्योंकि हम कहते हैं, सिंस हम बोलते हैं, सिंस हम जानते हैं अल्फा बहुत छोटा होता है, तो अल्फा डेल्टा टी इज वेरी मच लेस देन 1, हम नीचे अल्फा डेल्टा टी को इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जनरली हम थर्मल स्ट्रेस जब लिख के आते हैं तो हम सिर्फ ये लिखते हैं, नीचे हम सिर्फ 1 मानते हैं, 1 पर 0 है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0। क्यों लिए? क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो हम अपना थर्मल स्ट्रेस सिर्फ इतना लिख के आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है, ये कैसे लगता है। ये तब है अगर कोई रॉड अपनी लेंथ बदलना चाहती है, आप उसको नहीं दे रहे, मजबूर कर रहे हो। अगर वो अपनी लेंथ बदल लेती है तो कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर मैं यहाँ दीवारें ना लगाऊं तो कोई स्ट्रेस नहीं फील करेगा बच्चे। अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है तो काहेगा स्ट्रेस? स्ट्रेस तब है जब आप उसको बढ़ने ना दो, स्ट्रेस तब है जब उसको आप बदलने ना दो अपनी लेंथ को। तो इसको हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि एक सवाल यहाँ पे क्या कहता है, अगर हम ध्यान से देखें, 2 rods ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे हमें थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट A1 A2 दिए हैं, यंग्स मॉडुलस Y1 Y2 दिए हैं। दे आर फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड वॉल्स। द rods are heated such that they undergoes the same increase in temperature. There is no bending of rods if A1 ratio A2 is 2:3, then the thermal stress developed in the rod are equal provided that Y1 ratio Y2। तो भाई यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस 2 रोड के लिए दिया गया है, तो अगर हम ध्यान से देखिए, उसने बोला है दोनों में थर्मल स्ट्रेस कैसा है, बराबर है। थर्मल स्ट्रेस का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ठीक है ना। मैं थर्मल स्ट्रेस को यहाँ पे T1 से लिख देता हूँ, जो भी थर्मल स्ट्रेस है मेरा मैं T1 से लिख देता हूँ। हमने फॉर्मूला देखा यहाँ गामा, मैं से लिख सकता हूँ पहली रोड के लिए गामा 1 है ना, और यहाँ से लिख सकता हूँ अल्फा 1 डेल्टा टी, और दूसरी रोड के लिए लिख सकता हूँ T2, वो हो जाएगा गामा 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। यंग्स मॉडुलस है, आप गामा बोलो वाई बोलो एक ही बात है, जो भी कहना चाहो। इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्वेश्चन में बोला ये दोनों बराबर है, यानी कि y1 अल्फा 1 डेल्टा टी किसके बराबर है, y2 अल्फा 2 डेल्टा टी। डेल्टा टी कट गया, रेशियो निकालना है हमें y1 बाय y2, जो हमें दे देगा अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1। और हमें क्वेश्चन में अल्फा 1 अल्फा 2 यानी A1 A2 का रेशियो दिया हुआ है ना। कितना रेशियो दिया हुआ है, देखो A1 रेशियो A2 2:3 है, तो A2 रेशियो A1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:2। उल्टा हो जाएगा ना, अरे क्योंकि आपको अल्फा, ये अल्फा ही है वैसे, A लिखा हुआ है उन्होंने, अल्फा 1 रेशियो अल्फा 2 हम लोगों को कितना दे रखा है 2:3, इसका जो अपोजिट आ जाएगा 3:2। या A को मैं अल्फा ही मान के चल रहा हूँ, हम अल्फा यूज करते हैं ना सिंबल, इन्होंने टाइपिंग में यहाँ A लिख दिया, वैसे अल्फा होता है, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ गया, या A अल्फा एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना कि सर क्वेश्चन में तो अल्फा दिया नहीं था, ये अल्फा A ही है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यही तो होता है ना, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा 3:2, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहां कहता है यूनिफॉर्म कॉपर रोड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 mm, इट्स केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यानी कि एक रॉड को पड़ा है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ऐसी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है, आराम से पड़ी है रोड।
ठीक है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल सही है, जैसा कह रहा है वैसा हमने कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिया, वेरी गुड, अल्फा हम लोगों को दे दिया, बहुत बढ़िया। यंग्स मॉडुलस हमें दे दिया, वेरी गुड, यंग्स मॉडुलस दे दिया, बहुत बढ़िया। द कॉपर रॉड इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस द टेंशन। अगर मैं इसको हीट करूंगा, पहले ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, हीट करूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी सर, लंबी हो जाएगी। तो कोई स्ट्रेस यहाँ पे, कोई टेंशन, कुछ फोर्स डेवलप हो रहा है क्या? वो तब होता जब मैं इसको पकड़ के रखता, होल्ड करके रखता, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, तो ना तो कोई टेंशन डेवलप होगा, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। फ्रिक्शन भी नहीं है कि फ्रिक्शन मैं कह दूं कि कोई फोर्स लगा रहा है इसको आगे नहीं जाने दे रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है इसको रोकने के लिए, तो यहाँ कोई टेंशन डेवलप नहीं होगी। बात समझना ध्यान से, क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया कंफ्यूज करने के लिए। अब हो सकता है आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दो, है ना, आप बोलो सर थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो होता है वाई अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ से कुछ कुछ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, तो हमें ये नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना है, इसका आंसर चुपचाप जीरो डालो। क्यों जीरो डालो? क्योंकि अभी तो हमने कंसेप्ट पढ़ा ना, हमने बोला था थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होता है, यानी कि टेंशन वगैरह थर्मल स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, एरिया है तो आप टेंशन तो निकाल ही सकते हो। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं वो तभी होगा जब इस रॉड को अपनी लेंथ बढ़ाने ना दी जाए, पर यहाँ तो रॉड आराम से फ्लोर पे पड़ी, आप हीट करोगे लेंथ बढ़ जाएगा, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीरो, यानी कि भैया यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, यहाँ कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं है, इसमें कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ रॉड। अब यानी कि ये क्या कह रहा है, ये उसी बात कर रहा है, हम किसी रॉड को बढ़ने नहीं देना चाहते तो उसके अंदर कोई स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप हो रही है, उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी पढ़ा था, ये होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, याद है? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जो आप कहते थे वो यही होती थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना रॉड, ये रॉड में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। आप अगर U को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे, है ना, तो आप इसको डेंसिटी कहते थे, है ना, इसको आप एनर्जी डेंसिटी भी बोलते थे। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप क्या लिखते थे? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और हमने एक फॉर्मूला और देखा था, आप इसको ये भी लिख सकते थे, हाफ गामा इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये भी याद है ना, हमने ये लिखा था। ये कैसे आया था? हमें पता है गामा या फिर यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो हम यहां से रियलिटी में स्ट्रेस को गामा स्ट्रेन लिख रहे हैं, स्ट्रेस को हम गामा इंटू स्ट्रेन लिख रहे हैं, और अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग हमने फॉर्मूलास बनाए थे, आप इसी को U को ये भी लिख देते थे हाफ, और अब आप क्या करते थे, अगर हम स्ट्रेन को यहाँ से एलिमिनेट कर दें, स्ट्रेन को स्ट्रेस डिवाइडेड बाय गामा कहते हैं, तो यहाँ से स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस आ जाता था, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, ये भी फॉर्मूला बनता था। तो ये सारे फॉर्मूले से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारे ही फॉर्मूले एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी की बात करें, हम इन सभी को देख सकते हैं, ये एक दूसरे से ही मिले जुले फॉर्मूलेज हैं, एक दूसरे से ही आए हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हमें। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला एक रॉड है जिसका 5 mm स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको हीट किया गया 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारा ये है, इट्स यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, इतना एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यही करना है, पर एक चीज याद रखना, हम अलग क्या कर सकते हैं, अगर हम इस केस में ध्यान से देखें, हम स्ट्रेन को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में स्ट्रेन डेल्टा L बाई L होता है ना, और डेल्टा L का मतलब कितना होता है हमें पता है, ये होता है L अल्फा डेल्टा T और डिवाइडेड बाई L, यानी कि हम स्ट्रेन को अल्फा डेल्टा T लिख सकते हैं। तो जहां भी मुझे स्ट्रेन नजर आए हम इसको अल्फा डेल्टा T यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हीट करने की वजह से उसकी लेंथ बढ़ रही है, चेंज कर रही है, या फिर जो भी बदलाव आ रहा है वो हीट करने से आ रहा है। तो यहाँ पे जहां भी स्ट्रेन नजर आए आप उसको अल्फा डेल्टा टी से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यस, इस क्वेश्चन में भी यही करना है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, यानी कि स्मॉल यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, यानी कि हाफ यहाँ पे यंग्स मॉडुलस,
है ना, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला नहीं लगा देना चाहिए, है ना। हाफ यंग्स मॉडुलस क्या हम लोगों को पता है यहाँ क्वेश्चन में, यंग्स मॉडुलस हम लोगों को पता है 10 की पावर 12 है। स्ट्रेन के लिए हम लोगों को क्या करना है, अल्फा डेल्टा टी, है ना। स्ट्रेन मैं जानता हूं, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है अभी हमने पीछे ही देखा था, हम इसको अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन में अल्फा कितना दिया गया है, ये रहा, अल्फा दिया गया है 15 इंटू 10 की पावर -6, और डेल्टा टी की अगर हम बात करें, चेंज इन टेम्परेचर 0 से 20 गए हैं, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 20, ठीक है। और क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 10 की पावर 12 इंटू 15 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ से 30, है ना, इंटू 0 आ गया यहाँ से, तो ये आ गया 15 इंटू 2 30, 300, है ना। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 300 और इंटू 10 की पावर -6 इसका स्क्वायर। ओके क्लियर। तो आप देख सकते हो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ 10 की पावर 12, देखो यहाँ 2 0 है, यहाँ 10 की पावर -6 है, तो 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ 2 0 को मैंने इसमें एब्जॉर्ब कर लिया, 10 की पावर -4 का स्क्वायर किया इंटू 10 की पावर -8 आ गया, तो 2 और 9/2 होता है 4.5, 10 की पावर -8 है यहाँ पे, 10 की पावर 12 है, तो इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट चॉइस। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, यहाँ जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो बहुत आसान है, मैं यहाँ पे जरूर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो ये है, यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, फॉर्मूला यूज्ड ये है, और प्लस ये इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनको मिला के मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और बस उसके बाद तो सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ वैल्यू को डालता गया, आंसर आता गया। ऐसा ही होता है फिजिक्स में, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, जस्ट कंसेप्चुअल होते हैं, फॉर्मूला देखो, डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा थोड़ा लॉजिक, ठीक है ना, और एग्जाम क्लियर अपना, राइट। इजी आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अ कांस्टेंट, ओके। देखो एनसीईआरटी ने ये मुद्दा उठाया, एनसीईआरटी ने इस कंसेप्ट को समझाया, अगर हमने थ्योरी ध्यान से पढ़े एनसीईआरटी की तो हमें एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा। एनसीईआरटी ने स्पेशली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों के लिए अल्फा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आप लोगों को इतना ही बताऊंगा जो एनसीईआरटी ने डिस्कस की है, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि अल्फा का क्या होता है, क्या सॉलिड के लिए कॉन्स्टेंट है। भाई हम तो फॉर्मूले में जब लिखते हैं L डैश इज इक्वल्स टू L, है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, जो भी हमारा थर्मल कोफिशिएंट है। मैं यहाँ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ले रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, तो अल्फा की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, देखने में लगता है हम अल्फा को कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, हम कहते थे मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बट अपने आप में भी ये कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे आप लोग क्लास 10th में रेजिस्टेंस पढ़ते थे, रेजिस्टिविटी पढ़ते थे, आप कहते थे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, पर आपको पता है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। वैसे ही यहाँ भी आप याद रखना, सबसे पहले मैं यहाँ सॉलिड्स की बात करता हूँ, सॉलिड्स पे चर्चा करता हूँ, जिसपे मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन कर लेता हूँ। सॉलिड्स में भी एनसीईआरटी ने मेरे ख्याल से मेटल्स के लिए और उनमें भी कॉपर के लिए चर्चा की है, सभी के लिए तो नहीं, कॉपर के लिए चर्चा की हुई है एनसीईआरटी को। अगर आप ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में कॉपर पे डिस्कशन किया। अगर हम इसके अल्फा पे डिस्कशन करें, कॉपर के लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात करें वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है ना, वर्सेस टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के साथ इसके वेरिएशन पे डिस्कशन किया है। उन्होंने एक ग्राफ दिया बकायदा, इस तरीके से ग्राफ दिख जाएगा आपको एनसीईआरटी में, अल्फा वर्सेस टेम्परेचर। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बताया है कि ये ग्राफ बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, और इस तरीके से ऐसे है कुछ, है ना, इसका मतलब है ये कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन आपको नजर आता है, यानी कि दिस इज नॉट कांस्टेंट। तो अल्फा इटसेल्फ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, है ना, इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और आपको दिख रहा है वो बढ़ रहा है ना, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्फा इंक्रीजेस, है ना, आप देख सकते हो अल्फा इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है ना। कुछ ग्राफ ये 500 केल्विन के आसपास तक दिया गया है, और उसके बाद उन्होंने कहा आफ्टर दैट हाई टेम्परेचर पे अल्फा कांस्टेंट हो जाता है। ये दो बातें हमें याद रखनी है, एनसीईआरटी में दी गई है, कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हमें ये याद रखना है, क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है, हमें इतना याद रखना है। फॉर हाई टेम्परेचर, अगर आपसे पूछ ले फॉर हाई टेम्परेचर, अगर आपसे ये बात पूछ ले
तो अल्फा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो हम इन जनरल मान के चलते हैं मटेरियल्स के लिए अल्फा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि अल्फा टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सॉलिड्स के लिए आप ये देख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। ये कहानी है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ कहने को कांस्टेंट है, पर टेम्परेचर के साथ ये खुद वेरी करता है, खुद इसमें आपको बदलाव नजर आएगा, टेम्परेचर के साथ आपको ये खुद बदलता हुआ नजर आ जाएगा। ओके, खुद आपको इंक्रीमेंट नजर आएगा, हाँ हाई टेम्परेचर पे नहीं। छोटे रेंज में देखोगे तो भी नहीं, बहुत बड़ी रेंज में देखोगे तो टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लिक्विड्स के लिए एनसीईआरटी ने डिस्कशन किया है फॉर लिक्विड्स, ठीक है ना, अगर हम बात करें फॉर लिक्विड्स, उन्होंने बोला है अल्फा ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ज्यादा वेरी करता ही नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी कि आप कह सकते हो अल्फा, अगर हम बात करें, अब इसमें लीनियर एक्सपेंशन नहीं, जनरली जब लिक्विड की बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो आप अल्फा की तो बात करोगे नहीं, किसकी बात करोगे आप, अगर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गामा पे जनरली डिस्कशन करता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जगह वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो हम यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन पे डिस्कशन करते हैं, ना कि लीनियर एक्सपेंशन। ऑलमोस्ट एरिया अगर कांस्टेंट रखेंगे तो हम लीनियर एक्सपेंशन देख सकते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन देखते हैं। तो ये जो गामा है ये ऑलमोस्ट हम लोगों को क्या नजर आता है, कांस्टेंट आता है, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, याद रख सकते हो। सॉलिड में बढ़ रहा था और इसमें इंडिपेंडेंट रिलेशन आया, और इसके साथ साथ फॉर गैसेस, ठीक है ना, फॉर गैसेस अगर हम डिस्कस करें, गैसेस में कैसा बिहेवियर है, गैसेस में आप याद रखो, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, हम आइडियल गैस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, ये जो ऊपर इक्वेशन है इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो या फिर इससे पहले फिजिक्स में देखी हो तो आपको याद आ जाएगा, थोड़ा सा इसको यूज करना पड़ेगा हमें इधर समझने के लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको लिख सकते हैं P चेंज इन वॉल्यूम, NR चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे R जो होता है वो गैस कांस्टेंट, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आ जाता है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं, ठीक है ना, सॉरी इसको इक्वेशन 1 कह दूं, इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, LHS को LHS से, RHS को RHS से, P डेल्टा V को PV से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा V बाई V, NR डेल्टा T को NR इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा T बाई T, ठीक है ना। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा V कितना हो जाएगा, V डेल्टा T डिवाइडेड बाय T, V डेल्टा T डिवाइडेड बाय T, ठीक है ना। सो आपको पता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे गामा होता क्या है, गामा क्या होता था, अगर आपको याद हो, गामा का जो फॉर्मूला होता था वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू V गामा डेल्टा T। तो जो गामा होता था वो डेल्टा V डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय डेल्टा T होता था, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे, यहां से आप कंपेयर करोगे तो जो गामा आ जाएगा वो ऑलमोस्ट हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे जो मेरा गामा है वो टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है इनवर्सली, क्योंकि आप डेल्टा टी को यहाँ ले जा सकते हो, डेल्टा टी को यहाँ ले जाओ तो ये गामा बन जाएगा, यानी कि जो गामा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी कि आइडियल गैस के लिए आप गामा को 1 बाय टेम्परेचर ही लिख सकते हो, फॉर आइडियल गैस, है ना, हमारा जो गामा है वो 1 बाई टी ही है, यानी कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गामा कम हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे गामा कम है आपका। अगर हम ध्यान से देखेंगे हाई टेम्परेचर पे आपका जो गामा है वो स्मॉल है, स्मॉल गामा। याद रखना गैसेस में वैसे भी गामा सॉलिड और लिक्विड से काफी ज्यादा होता है, गैसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती हैं लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में, गैस एक्सपेंड्स मोर, ऑब्वियस सी बात है, गैस एक्सपेंड्स मोर, उनके बीच के जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड और लिक्विड जितने थोड़े ना है, तो गैस ज्यादा एक्सपेंड करती है, बट गैस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम हो जाता है,
इसका जो गामा है वो कम हो जाता है, गैस में टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गैस में ये इनवर्स रिलेशन है गामा का। यहाँ पे अगर हम अल्फा या गामा की बात करें, सॉलिड में अल्फा या गामा की बात करें, मैं दोनों गामा भी कह सकता हूँ अल्फा भी कह सकता हूँ सॉलिड में, वो क्या है, वो बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, हाई टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट हो रहा है। और लिक्विड्स में वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, लिक्विड्स में वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। आप देख सकते हो तीनों में नेचर कितना अलग है। आपको ये डेरिवेशन याद रखनी है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यानी कि जो हमारा गामा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, किसमें, गैस में, लिक्विड में इंडिपेंडेंट, और सॉलिड में वो बढ़ता है बट हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी चर्चा जरूर की है मैंने एनसीईआरटी पर, एज पर एनसीईआरटी, जरा सा भी एनसीईआरटी से उधर नहीं लेके गया हूं, ये एज पर स्ट्रिक्टली ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो अगर आप ये सोच रहे हो सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो तो अपने आप को सही करना, ठीक है ना। आपने अगर नहीं पढ़ा पहले तो इसको पढ़ो जरूर, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है वो कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आ सकता, एनसीईआरटी में है तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जब भी हम सिलेबस देखते हैं तो हमें लगेगा सर सिलेबस में तो ये कहीं लिखा नहीं, सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस नहीं है बेटा, वेबसाइट में कोई डिटेलिंग नहीं दी है सिलेबस में, जस्ट टॉपिक के नाम दे दिए हैं। अगर उसने थर्मल कोफिशिएंट बोला है तो कह सकता है ना कि ये भी तो एनसीईआरटी में दिया है, आपको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो जरूर आया नहीं है, पर किसी साल आ गया तो फिर सबको ही पढ़ाएगा, तो इसलिए हम पहले से पढ़ के चलते हैं। हम क्यों रिस्क लें, क्या पता इसी साल पूछ ले, फिर अगले साल हर कोई पढ़ना स्टार्ट कर देगा इस चीज को, तो हम तो इसी साल से स्टार्ट कर देते हैं ना, इस चीज को याद रखना। ओके, एज पर एनसीईआरटी ये सब कुछ दिया है। ओके, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी बहुत ही अलग विपरीत नेचर है इसका, बिल्कुल अलग है ना। ये जो पानी है ना, ये बहुत कीमती चीज है भाई, है ना। इसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इस पानी में कुछ खास तो है, और खासियत इसमें बहुत है, इसका जो बिहेवियर है वो बाकी मटेरियल से बहुत हटके है। आप भाई आज से पहले हम लोग यही समझते आ रहे थे, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस जो होता है वो सबसे कम डेंस होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, उसके मॉलिक्यूल दूर होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होते हैं, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और सॉलिड सबसे डेंसर होता है। यही तो सीखते आए अभी तक, यही तो हमने बचपन से सीखा है ना। उस बचपन से जब हमें साइंस की समझ थी, उस बचपन की बात कर रहे हैं कि भैया गैस की डेंसिटी कम, मॉलिक्यूल दूर, तो लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा गैस से, पर सॉलिड से तो कम होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े से पास होते हैं, उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है। बट गैस जो अगर हम बात करें सॉलिड की तो शेप, अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेप भी फिक्स्ड है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है स्ट्रांग होते हैं, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। पानी में कुछ अजीब सा माहौल है। पानी में क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम है, यानी कि पानी में लिक्विड स्टेट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्कशन कर रहा हूं, तो जो पानी है, पानी में, पानी जो हमारा लिक्विड स्टेट है, यानी कि जो वाटर है उसका लिक्विड स्टेट पे 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो जम जाता है बर्फ सॉलिड फॉर्म में, तो उसकी डेंसिटी एक्चुअली घट जाती है। ये थोड़ा सा अलग नेचर है पर ये है, ठीक है ना। यानी कि एनोमलस बिहेवियर हम लोगों को यही बता रहा है। अगर हम डेंसिटी की टर्म में सबसे पहले डिस्कशन करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, जिसको आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हो। दिस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आइस की डेंसिटी है। कितने टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी घटेगी, चलो ये तो समझ में आता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटती है, वो तो जनरली सभी में होती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, आपका लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन होने लग जाता है तो डेंसिटी घटती है। बट इसका टेम्परेचर घटाने पे भी डेंसिटी घट रही है, टेम्परेचर घटा रहे हो तो भी डेंसिटी घट रही है। ये थोड़ा अनोखा रिलेशन, टेम्परेचर घटाने पे डेंसिटी घट रही है, ये थोड़ा सा अलग है, ये नेचर इसका थोड़ा सा अलग है। मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर मैं वॉल्यूम बनाऊं, मतलब मैं अगर एक कंटेनर में कुछ वॉल्यूम ले लूं, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जहां डेंस होगा उस टाइम सबसे कम वॉल्यूम होगी, और डेंसिटी अगर घटेगी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो, अगर आपने कोई फिक्स वॉल्यूम ले ली है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, इसकी वॉल्यूम क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, बाय इंक्रीजिंग, या फिर मैं लिख सकता हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊं या घटाऊं, है ना, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या करता है उसका? इंक्रीज करता है,
और मैं ये भी लिख सकता हूं और डेंसिटी क्या करता है उसका, डिक्रीज करता है। मैक्सिमम डेंसिटी है कितने टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, मिनिमम वॉल्यूम है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और ये बहुत ही अनोखा बिहेवियर हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह देखने को मिलता है और इसी एनोमलस बिहेवियर को हम यहाँ पे चर्चा करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू ही। मैंने कुछ एजर्शन रीजन बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ये एजर्शन रीजन बनाए हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से आपको ये एजर्शन रीजन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है और सही एजर्शन सही रीजन बनाया, मतलब हर एजर्शन के लिए सही रीजन लिखा है, गलत नहीं लिखा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। जैसे कि वो एजर्शन में बताता है वाटर कैरिंग पाइप्स बर्स्ट इन विंटर एज वाटर एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग, ठीक है। और रीजन में बोला डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर दैट इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओ सॉरी, इट्स डेंसिटी, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया यहाँ, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस लिखना था यहाँ पे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, डेंसिटी डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। कहने का मतलब है जैसे बेटा ये बॉटल है, ठीक है ना, इसके अंदर अगर मैं पूरे में पानी भर दूं, अच्छे से इसको भर दूं पानी से, जरा सी भी जगह ना छोड़ूं, होता क्या है जब विंटर्स आती है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ये पानी अपनी वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है क्योंकि डेंसिटी क्या कर रही है, घट रही है, तो वॉल्यूम बढ़ेगी। पर पानी वॉल्यूम बढ़ाएगा कैसे, वो तो इस बॉटल के अंदर है, तो बॉटल के अंदर है, अगर वो वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा तो वो बॉटल को फाड़ देगा, बस्ट कर देगा। ऐसे ही पाइपलाइंस में होता है, जो पाइपलाइंस होते हैं उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा होता है, वाटर फ्लो कर रहा होता है ना, इन पाइपलाइंस के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, एकदम से वो पानी फ्रीज होने लग जाता है, जो पानी है इसके अंदर फ्लो कर रहा है, अगर वो पानी फ्रीज होगा तो इट विल एक्सपेंड। तो वाटर क्या करता है, एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। तो विंटर्स में ये होता है, जैसे पाइप में पानी, फुली लोडेड पाइप चल रहा है, उसमें पानी जा रहा है, एकदम से वो एक्सपेंड करना चाहता है, अब उनको जगह चाहिए फैलने के लिए, अब जगह नहीं है तो क्या होगा, ठीक है ना। अब आप सोचो एक इंसान को एक टी शर्ट पहना दो, है ना जैसे, और उसके बाद उसको खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, अब भैया वो तो मोटा होता जा रहा है, टी शर्ट कभी तो फटेगी, ठीक है ना, वही हाल है इसका, है ना। अब पानी मोटा होता जा रहा है, उसकी डेंसिटी घटती जा रही है, फैलना है, जगह चाहिए, नहीं मिल रही हो, फाड़ देगा पाइप को, यही होता है, ठीक है ना। यानी कि यह एजर्शन रीजन सही है, एजर्शन कह रहा है पाइप बर्स्ट करते हैं, विंटर बता रहा है क्योंकि उसकी, सॉरी रीजन बता रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कैसी है, मैक्सिमम, और डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। ऐसे ही कोल्ड कंट्रीज में आपको पता है विंटर्स के टाइम पे जो सरफेस होती है पानी की वो जमना स्टार्ट होती है ना, तो वो यही कह रहा है इन कोल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग विंटर water at the surface ponds, lakes and rivers begins to freeze, but the temperature at the bottom layer will be at 4 degrees Celsius. Hence the survival of aquatic plants and animals is possible due to anomalous behavior of water. यानी कि जब पानी जमता है ना नदियों में, लेक्स में, तो पहले सरफेस पे जमता है, पहले सबसे ऊपर वाली सरफेस जमती है। आप ये कर भी सकते हो, आप अपने फ्रिज में थोड़ा सा पानी रख दो, है ना, एक ग्लास में पानी डाल के रख दो और थोड़ी देर बाद निकाल लो उसको जमने से पहले, तो आप देखोगे सबसे पहले ऊपर वाली लेयर जम चुकी होगी, फिर धीरे 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 नीचे जमती है, ऊपर ऊपर कभी कभी बर्फ जम जाती है, नीचे पानी रह जाता है, तो ऊपर से ही जमना स्टार्ट करती है लेयर, कभी नीचे से नहीं जमती। फ्रीजिंग हमेशा सरफेस से ही क्यों स्टार्ट होती है, इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि ये एनोमलस बिहेवियर की वजह से। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आपके पास यहाँ एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लो मेरा पानी है 5 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे है, 5 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता है डेंसर लिक्विड नीचे जाता है, रेयर लिक्विड ऊपर होता है, यानी जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है वो हवा ऊपर होगा, फ्लोट करेगा, जो डेंसर है वो आपका नीचे चला जाएगा। यहाँ क्या होता है, जैसे पानी है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हर एक मॉलिक्यूल 5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ऊपर से हम इसको फ्रीज कर रहे हैं, ऊपर से हम इसको कूलिंग दे रहे हैं, ऊपर से हम इसको फ्रीजिंग कर रहे हैं, यानी कि ऊपर से हम इसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर मान लो कितना हो गया, ठीक है ना। जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे, मान लो पहले 6 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया मैंने, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, सोचो, ऊपर वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मान लो 6 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री सेल्सियस और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का भी कितना है, 6, तो 5 डिग्री सेल्सियस वाले नीचे जाते हैं और 6 डिग्री सेल्सियस वालों को ऊपर भेजते हैं। क्यों, क्योंकि हमने अभी डेंसिटी का वेरिएशन देखा था, हमने देखा था कुछ इस तरीके से था, डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा थी, 5 पे कम और 6 पे और कम, है ना। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा टेम्परेचर 6 से 5 हो गया तो 5 डिग्री सेल्सियस वालों की डेंसिटी ज़्यादा है, 5 डिग्री सेल्सियस वालों की डेंसिटी ज़्यादा है, आप देख सकते हो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, 6 वालों की कम। तो यानी कि जो कम है वो ऊपर आएंगे, जो ऊपर वाले नीचे आएंगे, लाइक कन्वेक्शन टाइप कुछ बनेगा यहाँ पे, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर, तो यानी कि एक साइकिल बन जाएगी। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल ठंडे होंगे, भारी हो जाएंगे, ठंडे होके वो भारी हो रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले लाइटर है वो ऊपर जा रहे हैं।
पर ये तब तक चलेगा जब तक मेरे बीकर का, पूरे बीकर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो अगर मेरे पूरे बीकर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब पूरे बीकर का टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो मेरा 4 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक पूरा बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं चला जाता तब तक तो ये साइकिल चलती है। उसके बाद अगर आप इसको फर्दर कूल करोगे, अब अगर आप इसको फिर से कूलिंग प्रोवाइड करोगे, तो बताओ कितना टेम्परेचर हो जाएगा ऊपर वालों का। आपने कहा सर मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्या अब ये नीचे जाएंगे और नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे? नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस वालों की डेंसिटी आप देख सकते हो कम है ना, यानी कि अब ये हल्के मॉलिक्यूल है, यानी कि जब तक 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आया था ऊपर वाले मॉलिक्यूल ठंडे होते थे, भारी हो जाते थे, नीचे चले जाते थे। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब ऊपर मॉलिक्यूल ठंडे होते हैं तो वो भारी नहीं होते और हल्के हो जाते हैं, यानी वो फ्लोट करते हैं। यानी कि अब ये 3 डिग्री पे आएगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल 4 पे होंगे, नीचे वाले अभी भी भारी हैं, ऊपर वाले हल्के। तो ये 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो यहाँ पे ये फ्रीज हो जाएगी लेयर, फिर सेकंड लेयर फ्रीज हो जाएगी, थर्ड लेयर फ्रीज हो जाएगी, पर बॉटम ऑफ द कंटेनर अभी भी आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। ऐसी नदियों में, लेक्स में होता है, जब सर्दियां पड़ती हैं तो हमारा पूरा लेक का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, पर उसके बाद क्या होता है, जब फर्दर और ठंड पड़ती है तो सरफेस और ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, नीचे ठंड नहीं जा पाती क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल हल्के हो जाते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो फ्लोट करते रहते हैं और फाइनली जम जाते हैं। तो जब तक ऊपर वाले जमते हैं, फिर नीचे नीचे नीचे, जब तक विंटर्स खत्म हो जाती हैं, फिर वो मेल्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो बच जाती है। तो हमारी मरीन लाइफ, नीचे जो फिश वगैरह हैं, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर जाती हैं, वो जमती नहीं है, ठीक है ना। तो यही एजर्शन रीजन में एक्सप्लेन किया है। इन विंटर्स क्लेस बिकम्स हार्ड एंड रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग। तो आपने देखा होगा जो क्लेस वगैरह से हम खेलते हैं ना, क्ले बचपन से भी खेला होगा वो, है ना, क्ले से खेलते हैं ना, है ना। तो वो हम जब खेलते हैं तो विंटर्स में ना वो एकदम कड़क सी हो जाती है, टूट भी जाती है, अजीब सी, मतलब वो इतनी सॉफ्ट नहीं रहती, उसकी सॉफ्टनेस चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रीजन उन्होंने यहाँ समझाया, ड्यू टू द कोल्ड, कोल्ड होने से, ठंड होने से क्या होता है, जो क्ले होती है उसके अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जम जाते हैं और वो एक्सपेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो क्ले को लम्प्स में ब्रेक कर देते हैं। द वाटर इन द लम्प, सॉरी, वो क्या कर देते हैं, जो क्ले होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, तो वाटर इन द लम्प्स ऑफ क्ले कूल्स और इट एक्सपेंड्स। वो एक्सपेंड करने की वजह से क्ले में ऐसे क्रैक्स, दरारें सी पड़ जाती है और वो टूट जाती है। इसके अलावा लिक्विड्स लाइक इथाइल अल्कोहल और इथाइलिन ग्लाइकोल आर एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल और अगर हम बात करें इथाइलिन ग्लाइकोल, दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना। इनमें से हम मतलब दोनों को भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। इथाइल अल्कोहल को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में डालने से क्या होता है, वो पानी को जमने नहीं देता, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है, ठीक है ना। ये कैसे करता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री है इसके पीछे, तो अगर आप केमिस्ट्री में समझेंगे तो वहां आपको समझाया जाएगा। जब इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर हम किसको, इथाइल अल्कोहल को जब वाटर से मिक्स करते हैं तो वो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कुछ वीक करता है, उससे इंटरेक्ट करता है। तो इस फिनोमिना की वजह से क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाते, यानी कि वो जम नहीं पाते, वो जल्दी फ्रीज नहीं कर पाते, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आता है। तो आप याद रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर इथाइल अल्कोहल को यूज किया जाता है। सो आप देखोगे बहुत जगह आप इसको यूज करोगे, ना कि इसको। रीजन आप जानते हो, जो इथाइल अल्कोहल है ये पॉइजनस होता है, ठीक है ना, याद रखना, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है, इसलिए उसको जनरली यूज नहीं किया जाता, उससे बेटर हम किसको यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को। बट हाँ, ये याद रखना, ये क्यों यूज किया जाता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जल्दी पानी फ्रीज ना करे। इनको एंटी फ्रीजिंग फ्रीजेंट मटेरियल भी कहा जाता है या फिर लिक्विड कहा जाता है, यानी कि ये एंटी फ्रीजिंग टेक्निक में यूज किया जाता है। मतलब हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते, हम पानी को जमने नहीं देना चाहते। जैसे कि ये कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, कार के रेडिएटर्स वगैरह में भी। देखो यहाँ पे भी लिखा है, ये अलग एजर्शन रीजन बनाया, ये भी सही है। तो इथाइलिन अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को हम रेडिएटर्स में डालते हैं व्हीकल के। जो रेडिएटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, इंजन को कूल रखना, उसके अंदर पानी फ्लो करता रहता है। बट विंटर्स में क्या होगा, रेडिएटर खराब हो जाएंगे, उसके अंदर पानी जम जाएगा, तो हम चाहते नहीं उसमें पानी जमे, तो हम उसमें ये सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो हम याद रखेंगे, ये सारे एजर्शन रीजन ट्रू है। मुझसे ये मत पूछना सर एजर्शन ट्रू थे, रीजन आपने आंसर नहीं बताया। ये सही एजर्शन, सही रीजन ही मैंने यहाँ लिखे हैं, एनसीईआरटी से ही लिखे हैं,
हाँ, अब इसमें कुछ और रीजन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको याद रखना है सही एजर्शन और सही रीजंस ही मैंने यहाँ लिखे हैं। एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, जो भी मैंने अभी तक डिस्कस की। ओके, क्लियर है? आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेंसिटी में किस तरीके से वेरिएशन होता है, थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वी डैश को हम वी गामा डेल्टा टी कहते हैं, है ना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज करेगी, है ना, पर कैसे करेगी वो हम देख सकते हैं। मास थोड़ा चेंज होता है मटेरियल का, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, मास रिमेन्स अनचेंज्ड, आप याद रख सकते हो, मास रिमेन्स अनचेंज्ड। आप जो मर्जी कर लो, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, वॉल्यूम बढ़ेगी डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटेगी डेंसिटी बढ़ेगी, जो भी होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगी डेंसिटी घटेगी, टेम्परेचर घटाने पे वॉल्यूम उल्टा रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे डिपेंड करता है मटेरियल कौन से ले रहे हो। टेम्परेचर घटाने पे आपकी जो डेंसिटी है वो चेंज कर जाएगी, है ना। वॉल्यूम कम हो गई तो डेंसिटी बढ़ भी सकती है। वाटर में तो उल्टा भी हो सकता है, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप टेम्परेचर घटाओ तो वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करता है। जो भी रिलेशन आप याद रख सकते हो, वी डैश इज इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। सो अगर हम डेंसिटी की टर्म्स में लिखें तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को हम बोलते हैं, मान लो पहले मास मेरा m था, वॉल्यूम v थी, जो नई डेंसिटी होगी रो डैश, वो क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय v डैश। मैं यहां से v डैश की जगह क्या लिख सकता हूं, v, है ना, v डैश की जगह लिख सकता हूं v 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिख सकता हूं, और m बाई v को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यानी कि फाइनल डेंसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो डेंसिटी हमारी घटेगी। इन जनरल यही होता है। एनोमलस बिहेवियर वाटर में वहां ऐसा नहीं होता, पर वैसे इन जनरल होता है। तो रो डैश को हम ये भी लिख सकते हैं, रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, है ना। और अगर गामा डेल्टा टी हमारा 1 से बहुत छोटा है बेटा, तो आप फाइनल डेंसिटी को डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो ये वेरिएशन हमें डेंसिटी में नजर आता है। तो डेंसिटी हमारी घटती है ना। वॉल्यूम बढ़ाओगे डेंसिटी हमारी घट जाएगी, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग करते हैं। तो ये वेरिएशन डेंसिटी में है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, वॉल्यूम में यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और यहाँ डेंसिटी घटता हुआ हमें नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। सो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा। थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप दे देता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले मैंने सबसे जरूरी चीज अल्फा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। मैंने बताया था हर एक मटेरियल में अल्फा अलग है। कोई रॉड अगर मैं इन सभी मटेरियल्स की एक रॉड बना लूं, मतलब एल्यूमिनियम की एक रॉड, एक ब्रास की, एक आयरन की, आइडेंटिकल रॉड बढ़ा दूं, सभी की आइडेंटिकल रॉड्स बना दूं और टेम्परेचर बढ़ाऊं, सभी का बराबर टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो सबसे बड़ी जो रॉड हो जाएगी एल्यूमिनियम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। बट हाँ, फिर हमने देखा था सेम भी हो सकती है अगर हम लेंथ अलग अलग ले लें, दो मटेरियल लें, दोनों की लेंथ अलग अलग ले लें, तो सेम थर्मल एक्सपेंशन भी आ सकता है, जिससे रिलेटेड भाई हमने काफी क्वेश्चंस किए, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस किए हैं। फिर हमने एक दो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड किए थे। स्टील टेप कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप देखोगे कोई भी टेप बनाई जाती है जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं, मेटेलिक टेप है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमें इनकरेक्ट रीडिंग देगी। टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो मेरी स्टील टेप है ये एक्सटेंडेड हो जाती है, तो ये जो मेजरमेंट देती है वो हमें गलत देती है। ये हमें बताती है जो लेंथ वो कम होती है। तो यहाँ पे जो हमें ऑब्जर्व्ड रीडिंग मिल रही है दैट इज लेस देन ट्रू रीडिंग। अगर हम टेम्परेचर घटा देते हैं, यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया, मान लो 30 से कम कर देते, 10 कर देते, 5 कर देते, तो ये स्टील टेप छोटी हो जाती, ये रीडिंग मुझे ज़्यादा देती। तो रियल रीडिंग वहाँ पे क्या होती, कम होती, और ऑब्जर्व रीडिंग ज़्यादा होती। तरीका मैंने आपको यहाँ बताया। अगर हम ट्रू रीडिंग निकालना चाहते हैं तो ऑब्जर्व रीडिंग प्लस 1 प्लस डेल्टा टी लिख सकते हैं। दिस इज द रीडिंग एट द एक्चुअल टेम्परेचर पे ये रीडिंग आएगी, ठीक है ना। हमने इससे रिलेटेड भी एक सवाल किया था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक पेंडुलम के टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है गर्मी से या सर्दी से। अगर ठंड पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, तो क्या होगा, गर्मी पड़ने से लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्लॉक स्लो हो जाएगी। कितना स्लो हो जाएगी, ये हमने फॉर्मूला देखा, एक दिन में इतना स्लो हो जाएगी,
ठीक है। और अगर हमारी सर्दी पड़ेगी तो इतना फास्ट हो जाएगी, वहां पे हमारा डेल्टा टी नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। या उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें एक चीज, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, मैंने भी थोड़ा ध्यान से देखा, यहाँ डेल्टा कैपिटल टी होगा बच्चा, यहाँ टेम्परेचर है ना, प्लीज इसको एक बार मार्क कर लेना। स्मॉल टी हम लोगों ने किसके लिए लिया था, स्मॉल टी हमने यहाँ सही लिखा है, मैंने यहाँ पे शायद स्मॉल टी लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल टी है, स्मॉल टी हमने टाइम के लिए लिया है, कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए लिया है। एक करेक्शन है, इसको जरा सही से मार्क कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, फिर हम आगे क्वेश्चन करा हमने इससे एक रिलेटेड, और हम लोगों ने थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, यानी कि कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है, आप उसको एक्सपेंड होने नहीं देना चाहते, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस फील होगा, वो एक स्ट्रेस फील करेगी, एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील करेगी, फोर्स फील करेगी, अगर आप उसको करने नहीं दोगे जो वो चाहता है। और इस पर हम लोगों ने थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी निकाला, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, बट अगर आप अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला कहें तो ये चलता है, क्योंकि अल्फा डेल्टा टी को आप यहाँ जीरो डाल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हमने इससे भी एक सवाल किया, फिर हमने सवाल के बाद हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ रॉड देखा, वही फॉर्मूला जो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, जस्ट रिकैप दिया है, बस इतना बताया आप स्ट्रेन को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अल्फा डेल्टा टी। फिर हमने इससे सवाल रिलेटेड किया, ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी चर्चा की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से, क्या वो कांस्टेंट होता है, क्या वो बदलता है, ये हमने देखा सॉलिड्स में वो बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ, लिक्विड में कोई फर्क नहीं, और गैशियस में टेम्परेचर बढ़ाने से वो घटता है, इनवर्स रिलेशन है, एग्जैक्टली 1/T के इक्वल आ जाता है, ठीक है। सो यहां तक यही सब कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े, और उसके बाद एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर लास्ट में डिस्कस किया। क्या करना है अब हमें एज अ होमवर्क, हम लोगों को क्या करना चाहिए एज अ होमवर्क स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, अब उसको आप सॉल्व करो, फर्दर जितने क्वेश्चन होते हैं, प्लस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है डीपीपी, तो जिस पे मॉड्यूल नहीं है वो डीपीपी को स्टार्ट कर दे, है ना, डीपीपी 2 को लगाना चालू कर दे, ज्यादा परेशान ना हो, डीपीपी 2 को स्टार्ट कर दे, मॉड्यूल अगर आपके पास अवेलेबल है देन वेल, नहीं है डीपीपी 2 करना स्टार्ट कर दो, ओके। एनसीईआरटी कर सकते हो, डीपीपी 2 कर सकते हो। चले अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, अगले सेशन में मिलूंगा, अगले लेक्चर में मिलूंगा, आगे की चर्चा करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।